विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के इस द्वितीय प्रशिक्षण शिविर में आप सभी मतदान कार्मिकों का स्वागत है। आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर इस कक्ष में उपस्थित है। आप सभी कार्मिकों को ये अवगत हो गए हैं कि आपकी किस विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी लग रही है और आपको कहाँ जाना है। इस द्वितीय प्रशिक्षण में हम सभी टीमें एक साथ इकट्ठा हो गई हैं। सभी लोग एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर लेंगे और इसके बाद ये जो हमारा पूरा प्रशिक्षण है इसके बारे में गंभीरता से सभी लोग ध्यान देंगे। हमारा जो ये प्रशिक्षण है, जो हम एक पीपीटी आपके सामने संचालित कर रहे हैं, इस पीपीटी में हमारी पूरी पोलिंग टीम की जो कार्यों की रूपरेखा है, आपकी नियुक्ति के पश्चात आपको जिस दिन अपने मतदान स्थल के लिए जाना है, आपको मतदान स्थल पर पहुंचकर क्या कार्य करने हैं, इस सबके संबंध में हम लोग विस्तृत रूप से इस कक्ष में अभी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि हमारे यहाँ जो मतदान है वो 20 फरवरी को होना है और हमारी जो पार्टियां हैं वो सातनपुर मंडी से सभी चारों विधानसभाओं के लिए 19 तारीख को रवाना होंगी। हमारे जनपद में कुल 1629 मतदान केंद्र हैं जहां पर आपको जाकर के मतदान कराना है। मतदान कार्मिक के रूप में जब आपकी नियुक्ति हो गई थी, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आपको नियुक्त किया गया था। प्रथम मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी का प्रथम प्रशिक्षण हम लोग इसी परिसर में पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं। अब जो हमारे पीठासीन मतदान अधिकारी द्वितीय और मतदान अधिकारी तृतीय आज आ गए हैं, उन सारे लोगों को हम लोग फिर एक बार इस पूरे प्रशिक्षण को गंभीरता से अध्ययन करेंगे। लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की जो धारा 26 है और 28A के अंतर्गत आपकी नियुक्ति होती है। आपकी जो टीम है उसको मतदान के लिए समस्त प्रकार की विधिक शक्तियां प्राप्त हैं। जिस दिन हमारे पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, मतदान केंद्र के अंदर के लिए उनको समस्त संवैधानिक और विधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस के अंतर्गत उस दिन के लिए वो अपने मतदान केंद्र के एकात्मक अधिकारी होते हैं। उनको कोई भी किसी भी तरह का कोई निर्देश नहीं मिल सकता है, कोई उनको गाइड नहीं कर सकता है। समस्त निर्णय हमारे पीठासीन अधिकारी को लेने होते हैं। पीठासीन अधिकारी को यदि आवश्यकता होती है तो वो निर्वाचन अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट या अन्य जिससे भी चाहे उससे अपनी सहायता मांग सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमारी टीम का पीठासीन अधिकारी का ही होता है। मतदान कार्मिक के रूप में जब आपको नियुक्ति हो गई है, पहले मतदान के लिए, पहले प्रशिक्षण के लिए आपको एक ड्यूटी कार्ड मिलता है जिसपे आपने प्रथम प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। प्रथम प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद फिर आपका द्वितीय प्रशिक्षण होता है जो अब हम लोग संचालित कर रहे हैं। द्वितीय प्रशिक्षण में समस्त टीम इकट्ठा होती है। टीम को अपना ईवीएम के संबंध में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लेना है। सीयू क्या होती है, बीयू क्या होती है, वीवीपैट क्या होता है और किस तरह से इनका एक दूसरे में कनेक्शन किया जाता है, कब मशीन को हमें ऑन करना है, कब मशीन को ऑफ करना है, इसके संबंध में आप सारी जानकारी प्राप्त कर लें। विगत चुनाव में हमारे कई साथियों ने चुनाव कराया था, उनको उस समय का जो जानकारी है उसमें कुछ परिवर्तन जरूर आ गए। ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उनके संबंध में आपको विशेष जानकारी प्राप्त कर लेनी होती है और किसी भी स्तर का कोई संदेह अपने मन में ना रखें। टीम के सभी सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए और किसी भी प्रकरण पर किसी भी तरह का संदेह लेकर ना जाएं। यहाँ स्पष्ट रूप से आप पूछ लें, आपको अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपने कार्य को बेहतरीन ढंग से कर सकें। जैसा कि हम लोग प्रशिक्षण करा रहे थे, ये प्रशिक्षण के संबंध में है। आज हम यहाँ कराएंगे प्रशिक्षण सभी लोगों का। सभी लोगों के प्रशिक्षण को सामान्यतः हम लोगों ने 3 भागों में बांट रखा है। पहला एक हम आप लोगों को ऑडियो विजुअल दिखा रहे हैं जिसमें कि पूरी एक फिल्म दिखाई जाएगी। दूसरा हमारी एक पीपीटी है।
पीपीटी के संबंध में हम लोग आपको एक एक स्लाइड दिखाएंगे, जहां पर आपको संशय हो, जहां पर आप कुछ और स्पष्ट समझना चाह रहे हो, वहां पर आप बिल्कुल क्वेश्चन अपना उठाएं ताकि आपको स्पष्टता से पता चल जाएगा। सभी को इस ईवीएम के संबंध में, समस्त परीक्षार्थियों के इसके संचालन के संबंध में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वो होता है मतदान स्थल पे जब आप सातनपुर मंडी में 19 तारीख को पहुंचेंगे, 19 फरवरी को पहुंचेंगे, तो वहां पर आपका जो ड्यूटी ऑर्डर है उसके आधार पर आपके अपने मतदान केंद्र की संख्या का पता चल जाएगा। इसको हम लोग डिकोडिंग सीट कहते हैं। अब जब आप वहां डिकोडिंग अपनी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस वाहन से जाएंगे, किस मतदान केंद्र पर आप जाना है और वो किस विधानसभा क्षेत्र का होता है। जब आप अपने काउंटर से जाके पीठासीन अधिकारी और समस्त मतदान अधिकारी हमारे एक साथ में जाकर के वहां अपनी सामग्री प्राप्त करेंगे, उसका मिलान कर लेंगे। जो हमारी ईवीएम आपको प्राप्त होती है उसके 3 भाग होते हैं, जैसा आप पहले से ज्ञात है आपको, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। ये तीनों आपको कैरिंग केस में मिलेंगे। कैरिंग केस पर आपको एड्रेस टैग मिलेगा। एड्रेस टैग से आप अपना मिलान कर लें कि जहां आपकी नियुक्ति हुई है उसी केंद्र की वीवीपैट और ईवीएम आपको मिली है। उसको एक बार सीयू को, जो हमारी कंट्रोल यूनिट है, उसको ऑन करके देख लें कि जितना उसकी बैटरी हाई मोड में होना चाहिए। अब जो नई बैटरी है उसमें परसेंटेज भी बताता है, तो अगर आपकी बैटरी हाई मोड पर है तो सही है। उसमें जितने भी प्रत्याशी दिखाए जा रहे हैं वो प्रत्याशी उतने ही आपके बैलेट यूनिट पर भी हैं, इनका आप मिलान कर लें। एड्रेस टैग जो है अपने उसको अपनी डायरी में भी नोट कर लें और ये देख लें कि जो बैलेट यूनिट आपकी है, बैलेट यूनिट पर सही उतने ही प्रत्याशियों का अनमास्क है, मतलब नीले बटन उतने ही प्रत्याशियों के खुले होने चाहिए, नोटा सहित जितने प्रत्याशी आपकी कंट्रोल यूनिट दिखा रही है। सीयू और बीयू पर पिंक पेपर सील लगी होती है। ये पिंक पेपर सील सही ढंग से लगी होनी चाहिए। एड्रेस टैग, जो पेपर रोल एड्रेस टैग है, वो सील होना चाहिए। आपको जैसे हमने बताया था अपनी व्यक्तिगत डायरी में इसको अवश्य नोट कर लें और जब आप वहां से प्रस्थान करेंगे तो आप समस्त सामग्री का मिलान, जो हम अनुलग्नक 19 है उसके अनुसार मिलान कर लेना चाहिए। यहाँ पर हमारे सभी मतदान अधिकारियों से टीम वर्क होता है। टीम के सभी सदस्य इसमें अपना प्रतिभाग करेंगे। सभी सामग्री को आप पेंसिल ले लें और अनुलग्नक दिश से टिक मार्क करते रहें ताकि कोई भी ऐसी सामग्री, आवश्यक सामग्री आपकी छूटे ना वहां, जिससे कि आपको भविष्य में जब आप मतदान कराएंगे आपको दिक्कत हो। आपको मतदाता सूची मिलेगी। 3 प्रतियों में आपको मतदाता सूची प्रदान की जाएगी। मतदाता सूची की तीनों प्रतियों का आप एक बार मिलान कर लेंगे, देख लेंगे कि उसमें सभी पृष्ठ हैं। अगर उसमें कहीं पीबी का है या ईडीसी है उसका टिक मार्क लगा हुआ चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके अनुलग्नक भी कुछ लगे होते हैं जिसकी विलोपन श्रेणी कहते हैं, सीएसवी वोटर की सूची होती है। सारी सूची, मतदाता सूची, तीनों सूचियां एक समान हो आपकी प्रतियां और उसमें सभी पृष्ठ हों, सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर हो, इसका मिलान आप अनिवार्य रूप से कर लें। पीठासीन अधिकारी को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम की एक सूची मिलती है जिसमें अभ्यर्थी का नाम होता है, उसका चुनाव चिन्ह होता है और उसके हस्ताक्षर होते हैं। ये हस्ताक्षर आपको देख लेना इस सूची को बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसी सूची के आधार पर जब आप मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करते हैं तो उस प्रारूप 10 पर आपके हस्ताक्षर, जो यहाँ सूची दी जा रही है, उससे मिलान करना होता है। सभी टीम को मोबाइल आज ही अपने आपस में आदान प्रदान कर लें। कहीं किसी को एक दूसरे के बारे में कोई शक हो, कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो आप अपना बात करते रहें। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट के नंबर अनिवार्य रूप से ले लें। जिला निर्वाचन अधिकारी के, उप जिला निर्वाचन अधिकारी के, वहां के निर्वाचन अधिकारी के, ये महत्वपूर्ण नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर, जो आपके पास होने चाहिए। आपकी अपनी डायरी में नोट होना चाहिए, आपके अपने मोबाइल में होने चाहिए। टीम पूरी जब हो जाए तभी आपको वहां से प्रस्थान करना चाहिए। ऐसी कोई स्थिति स्वीकार्य नहीं होती है। माननीय निर्वाचन आयोग इस बात को बहुत गंभीरता से लेता है कि हमारी टीम के कोई सदस्य अगर अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाती है। टीम में अगर अनुपस्थित कोई है तो उसको रिजर्व से पूरा करा लें और सभी टीम के सभी सदस्य एक साथ ही प्रस्थान करेंगे।
ये बहुत गंभीर होता है कि हमारे टीम का अगर कोई भी सदस्य किसी दूसरे वाहन से, अपने व्यक्तिगत वाहन से जाना चाहता है तो हमारे पीठासीन अधिकारी उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। टीम के सभी सदस्य साथ में जाएंगे और साथ में ही वापस आएंगे। जब तक हमारी सारी सामग्री जमा नहीं हो जाती है तब तक पीठासीन अधिकारी किसी भी टीम के सदस्य को मुक्त नहीं करेंगे। मतदेय स्थल पर जब हमारी टीम पहुंच जाती है, इसकी जानकारी आपके द्वारा अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे दी जाती है और कुछ आवश्यक आपको निरीक्षण कर लेना होता है। जैसे आप जिस विद्यालय में होगा आपका मतदान केंद्र, वहां देख लें कि उसके आसपास ऐसी कोई होर्डिंग तो नहीं लगी है, ऐसे कोई बैनर पंपलेट तो नहीं लगे हैं जो चुनाव सामग्री के रूप में हो, जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। अपने बीएलओ आपको मिल जाएगा, बीएलओ को बुला करके उसको देख लीजिए, उसने मतदाता पर्ची का वितरण किया होगा और उसके पास भी एक वोटर लिस्ट होती है। उसकी वोटर लिस्ट और आपकी वोटर लिस्ट जो होती है वो एक जैसी ही होनी चाहिए। यदि कहीं पर भी आपको ये लग रहा है कि बीएलओ की मतदाता सूची में कोई अंतर है तो आपको जो यहाँ निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जाती मतदाता सूची है वही अंतिम रूप से मान्य होगी। ये आपको यहाँ पर स्पष्ट कर लेना चाहिए। कोविड-19 का जैसा वर्तमान समय में चल रहा है तो उसको देखते हुए आपको अपने कक्ष में अपने बैठने की व्यवस्था इस तरह से करनी चाहिए कि वहां 6 फीट की जो दूरी है वो एक टेबल से दूसरे टेबल की बनी रहे। वहां पर आपको बीएलओ या वहां जिन्होंने मतदान केंद्र तैयार कराया है उनसे बात करके ये देख लें कि आपके 40-50 गोले ऐसे बने होने चाहिए जहां मतदाता खड़ा हो सके। दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। मतदान अगर देर तक चलता है तो ये भी आपको देख लेना पड़ेगा कि वहां वैकल्पिक लाइट के लिए सोलर लाइट या अन्य की व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है। यदि आपको ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर व्यवस्था में अभी कुछ कमी है, कुछ अतिरिक्त आवश्यकता है, तो आप वहां के बीएलओ को अवगत कराएं। वहां के ग्राम विकास अधिकारी होगा, वहां के लेखपाल होंगे, कोई ना कोई आपके पास आएगा और आपको वहां पर मतदान केंद्र को तैयार करने में आपकी मदद करेंगे। अगर ऐसी कोई स्थिति आ रही है कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा या आपको लग रहा है कि हमारा बूथ अभी भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है तो फिर आप सेक्टर मजिस्ट्रेट को बताएं। सेक्टर मजिस्ट्रेट का यह दायित्व होगा कि आपके बूथ पर जो न्यूनतम सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध कराएं। मतदेय स्थल पर पहुंचने के बाद जब आप ये सारा देख लेंगे, आपका मतदेय स्थल व्यवस्थित हो जाएगा, फिर आपको अपने स्टेशनरी और अपने चुनाव सामग्री से तैयार करने की आवश्यकता होती है। ये समय ऐसा नहीं होता है कि आप लोग अन्य कार्य करें। ये समय ऐसा होता है कि अगर आप 2 से 3 घंटे अपना लिफाफों वाला अपना अन्य आवश्यक कार्य कर लेंगे तो जब दूसरे दिन जब आप मतदान कराएंगे तो आपको अपना कार्य करने में बहुत आसान हो जाता है। इसमें यह होता है कि बहुत सारे लिफाफे ऐसे होते हैं, बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं जो आप पूर्व से तैयार कर सकते हैं। तो आपने अगर ये तैयारी पहले दिन ही कर ली तो आपको दूसरे दिन समय से आप मतदान प्रारंभ कराएंगे और जैसे ही मतदान समाप्त होता है तो आपको अपनी सीलिंग करने में और प्रपत्र तैयार करने में बहुत कम समय लगता है। 4 बजे के बाद में अगर सुरक्षा बल नहीं पहुंच पा रहा है तो आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को बता दें और आप इसके बाद में आप समय से आराम करें। कोई भी व्यक्ति कैसे भी स्थिति में मतदान केंद्र को छोड़कर किसी व्यक्तिगत में, भले वो आपका रिश्तेदार हो, आपका परिचित हो, आप उसके यहाँ नहीं जाएंगे और ना ही किसी का आतिथ्य स्वीकार करेंगे। आपको उस दिन शाम को इसके लिए आवश्यक धनराशि मिल जाती है। हमारे यहाँ सभी रसोइयों को ये निर्देशित कर दिया गया है कि जो आप खाना खाएंगे, जब आप चाय पिएंगे, वो सारी की सारी व्यवस्था आपको मतदान केंद्र पर ही मिली होगी। तो इसलिए कोई भी किसी के घर नहीं जाएगा, किसी से मिलने नहीं जाएगा। ये हमारे यहाँ अनावश्यक फिर चर्चाओं का विषय बनते हैं। ईवीएम से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको किसी भी स्तर पर ईवीएम को तीनों यूनिट को जोड़ना नहीं है। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को आपको चाहे जब आपको पहले दिन सामग्री मिल रही है तब नहीं जोड़ना है, आप जब वहां पहुंचेंगे तब भी आपको जोड़कर चेक नहीं करना है। केवल और केवल आपको कंट्रोल यूनिट को एक बार ऑन करके उसकी बैलेट, उसकी प्रत्याशियों की संख्या और बैटरी को चेक करना होता है। किसी भी स्तर पर नहीं जोड़ेंगे। अगर आप बार बार जोड़ रहे हैं और ये किसी उच्च अधिकारी के संज्ञान में आता है तो निश्चित तौर पर फिर आप पे वो कार्रवाई प्रस्तावित कर देंगे।
एक महत्वपूर्ण सामग्री होती है, आपको इस पे मिलान कर लेना होता है कि ये सारी सामग्री आपको प्राप्त हो गई है। कोई भी सामग्री अगर आपको प्राप्त नहीं हो रही है तो आप अपने प्रस्थान स्थल से उसको अवश्य प्राप्त करने के बाद ही अपने गंतव्य के लिए वाहन पर बैठ के जाएं। जब आप मतदान केंद्र पर पहुंच गए, ये हम आपको एक मैप दिखा रहे हैं। सामान्यतः हमारा मतदान केंद्र इस तरह का होना चाहिए। अगर एक दरवाजा है तो एक तरफ आप इसके प्रस्थान के लिए बना देंगे, एक तरफ आप इसके बाहर निकलने के लिए होगा, एग्जिट और एंट्रेंस का होगा, और बाहर आप इस तरह की व्यवस्था कर देंगे कि महिलाओं के लिए एक लाइन लग जाए और एक पुरुषों के लिए लग जाए। जो दिव्यांग लोग आएंगे, जो बुजुर्ग व्यक्ति आएंगे, वो हमारे पीठासीन अधिकारी उनको प्राथमिकता के आधार पर मतदान करा लेंगे। आपके जो बैठने की व्यवस्था है वो इस तरह करें कि मतदाता से आपकी पर्याप्त दूरी बनी रहे। ऐसी स्थिति में आप अपनी टेबल डलवाएं। हमारे जो मतदान अधिकारी प्रथम होते हैं, जो मतदाता की पहचान करेंगे, वो ऐसा गोला बनवा दें वहां कि आपसे मतदाता उतनी दूरी पर खड़ा रहे जो कोविड-19 के नियमों के लिए आवश्यक होता है। ये हमने आपको अनुलंघक 19 बताया था, जिससे कि आप सामग्री का मिलान करेंगे। इस सामग्री में प्रत्येक बिंदु पर हमने दिया है कि क्या क्या आपको मिलेंगे, कितने निविदत मतपत्र मिलेंगे, कितने 17A मिलेंगे। ये सारा डिटेल आपको टिक मार्क करके मिलाना होता है। आपके एक मतदान अधिकारी सामग्री का उठान करते जाएंगे और दूसरे इसमें टिक मार्क अगर कर लेंगे तो आपको सामग्री के मिलान करने में सुविधा रहेगी। ये आपको तीनों यूनिट दिखाई गई है। हमारे कच्छ में भी ये तीनों यूनिट रखी हुई हैं। वीवीपैट, इसमें इसको ईवीएम है, इसमें एक बैलेट यूनिट है, दूसरी बीच में जो है ये वीवीपैट है और दूसरे किनारे हमारी कंट्रोल यूनिट है। इस मशीन की कुछ विशेषताएं हैं। हमारे भारत निर्वाचन आयोग ये व्यवस्थित करता है कि पूरे विश्व में हम ऐसे लोकतंत्र हैं जहां पर हम ईवीएम से मतदान कराते हैं, मशीन से मतदान कराते हैं, और इस मशीन को विश्व में किसी भी व्यक्ति द्वारा अभी तक हैक या प्रभावित नहीं किया जा सका। तो इसकी जो विशेषताएं हैं कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, एक ये मशीन है, इसका जो विकास किया गया है, इसका सुरक्षित निर्माण किया गया है। 2 भारत में ऐसी कंपनियां हैं जिनको इनके निर्माण की अनुमति है। ये एक बार ही इसमें प्रोग्राम सेट होता है, कोई भी इसकी रिपेयरिंग नहीं है, किसी भी तरह के प्रोग्राम सेट करने की दोबारा इसमें नहीं है। अगर एक बार में ये मशीन खराब हो गई तो ये फिर मशीन हमेशा के लिए खराब हो जाती है। एक जो सबसे बड़ी इस मशीन की विशेषता है कि इसके प्रत्येक मशीन सेल्फ डायग्नोस्टिक है। सेल्फ डायग्नोस्टिक का मतलब ये है कि अगर कोई आप बटन दबा रहे हैं, आप बैलेट यूनिट का या कंट्रोल यूनिट का कोई बटन दबा रहे हैं, तो ये मशीन पूरी अपने आप को डायग्नोज करेगी, पूरे काम करेगी, जिससे कि आपको ये विश्वास रहे कि ये निष्पक्ष है। जैसे कि अगर आप जब भी वीवीपैट को जोड़ेंगे तो वीवीपैट से के पेपर रोल से 7 पर्चियां निकलेंगी ही। ये 7 पर्चियां ये बताती हैं कि ये मशीन ने अपने आप को तैयार कर लिया, अपने आप को डायग्नोज कर लिया। तो ये आपके लिए ये सुनिश्चित करना है कि इस मशीन में किसी तरह की कोई भी, चाहे जितनी उन्नत तकनीक हो, टेम्परिंग नहीं हो सकती है। ये हमारे बैलेट यूनिट का है। बैलेट यूनिट का जो इसमें नंबर है, ये आपको एक मिलान करना है। आपको जो दिया जाएगा उससे ये पीछे इसके नंबर होते हैं, इससे आपको एक बार मिलान कर लेना होता है और इसको अपनी डायरी में भी नोट करना है, जैसा हमने पहले बताया है, ताकि बस पे अगर 5 पार्टियां हैं, 6 पार्टियां हैं, तो किसी भी स्तर पर आपकी मशीन का कोई बदलाव ना हो सके। तो जब आपको प्राप्त होगी तो आप व्यक्तिगत डायरी में इनके नंबरों को नोट कर लेंगे। ये वीवीपैट मशीन है, इसके पीछे भी ये नंबर हैं जो हमने दिए थे। वीवीपैट के और कंट्रोल यूनिट के और बैलेट यूनिट के तीनों के आपको नंबर अपनी डायरी में नोट होना चाहिए। ये एड्रेस टैग लगे होते हैं। ये आपको सुनिश्चित करना है कि जब पीठासीन निर्वाचन अधिकारी जब पीठासीन अधिकारी को बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट देते हैं तो एड्रेस टैग होने चाहिए। एड्रेस टैग में जो एड्रेस लिखा होता है उसका आपको मिलान कर लेना है। जहां आपकी ड्यूटी लगी है वही मतदान केंद्र की संख्या लगी है, और जो पिंक पेपर सील है वो अभी टैग्ड है, किसी तरह की कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं है। अगर किसी तरह के क्षतिग्रस्त हैं आपको एड्रेस टैग, तो आपको वो मशीन नहीं लेना चाहिए। निर्वाचन अधिकारी को बताते हुए
टैग, जो हमारे एड्रेस टैग जिसमें सील्ड होते हैं, जिसमें पिंक पेपर सील सही ढंग से लगी होती है, वही कंट्रोल यूनिट आपको लेना है। ये हमारी बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट भी नीचे और ऊपर दोनों तरफ इसमें एड्रेस टैग द्वारा निर्वाचन अधिकारी इसको सील करता है और इसको पिंक पेपर सील भी इस पे नीचे की तरफ से लगाई जाती है। वीवीपैट का ये भाग है, ये सामने से वीवीपैट दिखती है। जैसा कि हमारे कक्ष में वीवीपैट रखी है, अभी सभी लोग इस प्रशिक्षण का जो आपका आधा घंटा अंतिम होता है, जिसमें आपको वीवीपैट से और कंट्रोल यूनिट से जोड़कर देखना है, इसको जरूर आप चला करके एक बार देख लीजिए। ये पीछे का भाग है, जहां एक नॉब लगा होता है, जहां कनेक्टर का होता है। ये जो नॉब होता है ये दो मोड पर होता है, एक ट्रांसपोर्ट मोड होता है, एक वर्किंग मोड होता है। इसके पीछे लिखा हुआ होता है। अभी जब हम आगे इसको बताएंगे तो इसको आपको ज्यादा विशेष ढंग से हम डिस्क्राइब करेंगे। ये हमारा ड्रॉप बॉक्स है। ये ड्रॉप बॉक्स अब आपको सील नहीं मिलेगा, केवल इसका ऊपर वाला हिस्सा सील्ड होता है, जिसमें एड्रेस टैग लगा होता है। ये ड्रॉप बॉक्स है। जब आप मार्क पोल करवाएंगे तो इसकी पर्चियां निकालने के बाद में फिर इसको आप इसी तरह से एड्रेस टैग लगा करके सील करेंगे। ये वीवीपैट पे ये दोनों एड्रेस टैग लगे होते हैं, जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा हमारे दोनों तरफ लगाए जाते हैं। ये हिस्सा आपको सील्ड मिलेगा और इन एड्रेस टैग का भी आपको मिलान कर लेना होता है। ये हमारे जोड़ने का तरीका है कि हम किससे कैसे जोड़ेंगे। और जब हम वीवीपैट को सबसे पहले इसमें जोड़ने का एक तरीका हम यहाँ की भाषा में बता दें। यहाँ एक बद्री विशाल कॉलेज है, यानी VBC। सबसे पहले बद्री मतलब बी का मतलब है हमारा यहाँ बैलेट यूनिट से। बैलेट यूनिट को हम V से जोड़ते हैं, यानी वीवीपैट विशाल, बद्री विशाल का V। तो बैलेट यूनिट सबसे पहले हम लेते हैं। बैलेट यूनिट की लीड को वीवीपैट से जोड़ते हैं और वीवीपैट की लीड को हम किससे जोड़ते हैं? सी का मतलब कॉलेज, या यहां पर हमारा मतलब है कंट्रोल यूनिट से। तो ये जरूर आप याद रखें, ये जोड़ने के लिए बहुत आपको सुविधा हो जाएगी। सबसे पहले हम बैलेट यूनिट बद्री विशाल का बी लेते हैं, फिर उसको वीवीपैट से जोड़ते हैं और वीवीपैट को हम कंट्रोल यूनिट से जोड़ते हैं। और आपका जो पीछे का नॉब अभी हमने बताया था, जो ट्रांसपोर्ट मोड पर या हमने वर्किंग मोड पर बताया था, तो इसका भी बड़ा हमारा सरल फार्मूला है कि जब नॉब आप खड़े स्तर में रखेंगे, जब नॉब खड़ा होगा तो वो काम करेगा, और जब आप उसको लेटा देंगे मतलब आड़ा कर देंगे तो वो काम करना बंद कर देगा। तो इसको भी हम अपनी फर्रुखाबाद की भाषा में, अगर खड़ा है तो काम कर रहा है और लेट गया तो सो गया, काम नहीं कर रहा है। ये दो फार्मूले हैं जो आपको यहाँ पर मशीन जोड़ने के समय में, और हमारा जो वीवीपैट है उसके नॉब को आप खड़ा रख देंगे या सुला देंगे, इसके संबंध में हम ये स्थानीय भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। सीयू को जब आप जोड़ेंगे, सुबह जब आप मशीन को जोड़ेंगे तो कुछ सामान्यता कमियां आती हैं। ये कमियां हैं ऐसी हैं जो हमने यहां प्रदर्शित की हैं। कमियों का कारण क्या है? जैसे पावर ऑन एलईडी नॉट ओके, नहीं अगर पावर एलईडी का ओके आ रहा है कंट्रोल यूनिट में, बिजी एलईडी नॉट ओके, डिजिट नॉट ओके। डिजिट नॉट ओके का मतलब है कि जो आपकी बैलेट कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट का जो जहां पर डिजिट प्रदर्शित होते हैं, डिजिट अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं स्पष्ट हो रहे हैं, तो वो है बजर नॉट ओके, की बटन नॉट ओके। ये ऐसी कमियां हैं कि जो आपके द्वारा ठीक नहीं की जा सकती हैं। जब आप इसको ऑन करेंगे, ये अगर कमियां प्रदर्शित हो रही हैं तो आप अपने तत्काल सेक्टर ऑफिसर को बताएंगे। सेक्टर ऑफिसर या तो आपका उसका जो हमारी कंपनियां हैं उनका इंजीनियर आएगा और इंजीनियर ठीक करेगा, अदरवाइज नहीं तो आपको ये दूसरी यूनिट दी जाएगी। कुछ कमियां ऐसी हैं जो आप ठीक कर सकते हैं, जैसे चेंज बैटरी एरर। ये कमी सामान्यतः तब आ सकती है जब किसी पीठासीन अधिकारी ने मशीन प्राप्त करते समय उसको चेक करने के लिए ऑन किया और वो ऑफ नहीं किया, या मतदान केंद्र पर जाकर के उसने मशीन ऑन कर ली और फिर उसको ऑफ करना भूल गया।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि रात भर मशीन ऑन रहेगी तो सुबह बैटरी को वो लो बताने लगेगी। अगर बैटरी लो है तो आपको इसको चेंज करने का, आपको इसको बदलने का अवसर होता है। आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को बताएंगे। इसका एक प्रारूप है जो हम आगे चल के बताएंगे, भाग 2 होता है, उस प्रारूप को भरेंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट आपको दूसरी बैटरी देंगे। दूसरी बैटरी आप लगाएंगे, उसको सील करेंगे मशीन को और अपनी पीठासीन अधिकारी की डायरी में और इसका विवरण भी देंगे। क्लॉक एरर अगर आ रही है तो क्लॉक एरर ठीक नहीं हो सकती है। इन ऑपरेटिव अगर आ रहा है ये भी नहीं ठीक हो सकता है। नवा जो कारण है वो इनवैलिड है। इनवैलिड कारण जो आता है वो अधिकांशतः आपके मार्क पोल के बाद आता है और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। मैं चाहूंगा कि पूरी क्लास के सभी हमारे कर्मचारी जो भी हैं लगे हैं ड्यूटी में वो इसको ध्यान से देखेंगे। सुबह जो कमियां आप लोग करते हैं उसमें 90% कमियां केवल इनवैलिड की आती हैं। इनवैलिड का अर्थ केवल तब आता है जब आपने मतदान कराया, मॉक पोल कराया, उसको क्लोज करके उसका रिजल्ट दबा दिया और रिजल्ट दिखाने के बाद फिर आप अभिलेख तैयार करते हैं। उसके बाद में आप फिर मशीन को जोड़ देते हैं और पोल के लिए तैयार करते हैं। यानी कि जो आपने मॉक पोल कराया था उसको क्लियर नहीं किया था। अगर आपने क्लियर नहीं किया है और मशीन को दोबारा जोड़ करके तैयार करके मतदान के लिए तैयार कर दिया है तो फिर आपकी जो मशीन है वो इनवैलिड ही बताएगी। तो इनवैलिड के समय में आप ये स्पष्ट मान लीजिए कि आपके द्वारा CRC का पालन नहीं किया गया। मतलब आपने मतदान क्लोज किया, रिजल्ट दिखाया R से और फिर क्लियर वाला C को नहीं किया, जिससे कि अभी भी उसमें कुछ मत पड़े हैं। इस वजह से मशीन इनवैलिड बताती है। इनवैलिड जब भी बताए ये आपकी अपनी गलती होती है, आपके द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और ये अधिकांशतः सुबह हमें गलतियां देखने को मिलती हैं। तो सभी लोग ये स्पष्ट हो लें कि हम लोग ये इनवैलिड वाली कमी नहीं आने देंगे। अन्यथा होगा क्या कि अगर आपको दिया जाएगा, मशीन ठीक कराई जाएगी, लेकिन अगर आपका मतदान इसकी वजह से देर से प्रारंभ हो गया तो आपका उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा। LED नॉट ओके, की बटन नॉट ओके, ये BU में भी वही स्थितियां हैं जिसको कि आप दूर नहीं कर सकते हैं। ये संबंधित इंजीनियर द्वारा दूर किया जाएगा या आपकी मशीन बदली जाएगी। BU नॉट रिस्पॉन्डिंग, BU नॉट रिस्पॉन्डिंग का अर्थ ये होता है कि आपने BU को सही ढंग से जोड़ा नहीं है, आपका कनेक्शन नहीं सही है। या ये भी हो सकता है कि आपकी जो बैलेट यूनिट है वो सही जगह उसका स्लाइडर स्विच नहीं है। अब स्लाइडर स्विच बैलेट यूनिट के अंदर आता है और अपने जनपद में सभी जगह एक ही बैलेट यूनिट लगेगी। हमारे यहाँ प्रत्याशियों की संख्या 16 से कम है सभी चारों विधानसभाओं में, इसलिए एक ही बैलेट यूनिट लगेगी इसमें। तो निश्चित तौर पे जब आप बैलेट यूनिट प्राप्त करें तो ये देख लें कि वो एक पर ही है। हमारे जो कर्मचारी इसको सेट करेंगे, जो RO के कर्मचारी सेट कर रहे हैं वो सही सेट करेंगे, बट आपको भी एक बार देख लेना होता है। BU इज नॉट कनेक्टेड, ये वही मतलब इसका है कि आपके द्वारा कनेक्शन सही नहीं किया गया है। एक बार आप वहां से प्लग निकाल करके दोबारा जब आप उसको लगाएंगे, ब्लैक की तरफ ब्लैक लगाएंगे, रेड की तरफ रेड लगाएंगे और थोड़ा हल्का सा पुश करके आप दबाएंगे तो एक जो हल्की सी कट की आवाज आती है, अब आवाज आ जाती है तो इसका मतलब कनेक्ट आपका सही ढंग से हो गया। प्रेस्ड एरर, प्रेस्ड एरर एक ऐसी एरर है जो आपके मतदान के बीच में आती है। ये जानबूझकर लाई जाने वाली सामान्यता एरर होती है। कोई मतदाता इस तरह का शरारती होता है, वो मतदान कक्ष में गया, उसने अपना वोट डाला, कहीं उसने नीले बटन में कागज लगा दिया, कहीं कोई माचिस की तीली लगा देता है, पिन लगा देता है। ये ऐसी एरर होती है जो मतदाता द्वारा शरारत करने के पश्चात आती है। ऐसी परिस्थिति में हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं वो मतदान कार्मिकों को लेकर के वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे और जिस बटन के सामने कोई बटन दबा हुआ है उससे उसको ठीक कर देंगे तो ये मशीन अपने आप आपकी ठीक हो जाएगी। कुछ और ये कमियां हैं पावर ऑन LED, ये वीवीपैट से संबंधित एरर आती हैं। ये एरर भी ऐसी हैं कि जो आप ठीक नहीं कर सकते हैं। इसका बचाव का कारण बस ये है कि आपकी वीवीपैट को एकदम तेज धूप में ना रखें, कोई ऐसी लाइट ना हो, हैलोजन या वैसी लाइट लगी हो उसके नीचे है तो इसके जो सेंसर होते हैं वो काम नहीं करते हैं। इसलिए सीधे आप लाइट में अगर नहीं रखेंगे तो इस तरह की कमियां नहीं आएंगी। सबसे पहले सुबह
पहले दिन आपको तैयार होना है। सभी लोग जो लेट राइजर होते हैं, जो देर में उठने की आदत है, उनसे ये अनुरोध है कि उस दिन आप समय से उठें। आप इतने समय से उठें कि आप 5:30 बजे किसी भी स्थिति में तैयार होकर अपने कक्ष में पहुंच जाएं। जब आप अपना कार्य 5:30 बजे शुरू कर देंगे, तभी आप अपना समय से मॉक पोल करा पाएंगे, अपने अभिलेख पूर्ण करा पाएंगे और 7 बजे जो माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा समय दिया गया है, उस समय से आप मतदान प्रारंभ कर सकते हैं। मॉक पोल आपको 1 घंटा पहले करने की आवश्यकता होती है और जब आप 5:30 बजे बैठेंगे तो आप सारी मशीनों को जोड़ेंगे, अभिलेख तैयार करेंगे और मॉक पोल कराएंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले बात कर ली थी कि हम लोग बैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ेंगे और वीवीपैट की केबल को कंट्रोल यूनिट से जोड़ देंगे। इसके बाद जो पीछे वीवीपैट के नॉब होता है, उसको हम कार्य करने की अवस्था में यानी हॉरिजेंटल मोड में ला देंगे ताकि वो कार्य कर सके। ईवीएम को तैयार करते समय आप सबसे पहले उसके कंट्रोल टोटल को बटन को बनाकर देख लेते हैं कि आपने अगर कहीं कोई प्रयास किया हो, पहले से किसी ने चेक किया हो, तो अब 0 है और ये 0 आप सभी को प्रदर्शित कर देंगे। सभी मतदान अभिकर्ताओं को प्रदर्शित कर देंगे। मतदान अभिकर्ताओं को आप ये बता दें कि वो आपके यहाँ 5:30 बजे तक आ जाएं, अन्यथा फिर आपको समय नहीं रहता है कि आप उनको कैसे प्रारूप 10 उनसे लेंगे और प्रारूप 10 लेने के बाद आप उनको सबको परिचय पत्र जारी करेंगे, इसमें समय लगता है। तो आप अपने सभी मतदान अभिकर्ताओं को ये बता दें कि वो आपके पास 6 बजे तक अनिवार्य रूप से आ जाएं। अगर 6 बजे के वो बाद आते हैं तो आप बताइए कि हमारा मॉक पोल स्टार्ट हो जाएगा और आपको उसमें प्रतिभाग करने का मौका नहीं मिलेगा। जब आपकी यूनिट तैयार हो जाती है तो यूनिट के तैयार करने के बाद आपकी जो वीवीपैट और आपकी बैलेट यूनिट है वो वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेगी और आपकी जो कंट्रोल यूनिट है वो पीठासीन अधिकारी की टेबल पर रहेगी। पीठासीन अधिकारी इसमें सभी को एक एक करके बैलेट जारी करते रहेंगे और नोटा सहित कम से कम 50 लोगों का मॉक पोल कराएंगे। 50 लोगों से कम का मॉक पोल नहीं होगा। प्रत्येक प्रत्याशी को कम से कम 1 वोट दें। ये हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, कुछ प्रत्याशी ऐसे होंगे जिनके कोई भी पोलिंग एजेंट ना हो, तो हमारे जो मतदान अधिकारी हैं वो उनको मत देते हुए, मतलब प्रत्येक प्रत्याशी को 1 मत न्यूनतम कम से कम होना चाहिए और सभी प्रत्याशियों को इस तरह से न्यूनतम 50 मतों का हम लोग मॉक पोल कराएंगे। मॉक पोल जब कराएंगे, जैसे ही आप बैलेट यूनिट से बैलेट जारी करेंगे, वहां पर एक रेड लैंप उसका जारी हो जाएगा और जब बैलेट यूनिट से किसी प्रत्याशी को मत दिया जाएगा तब बिजी लैंप जलेगा। जितनी देर बिजी लैंप जलता है उसी समय में साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि वीवीपैट से एक पर्ची प्रिंट होती है। उस पर्ची में उस प्रत्याशी का जो चुनाव चिन्ह है वो होता है, नाम होता है और ये 7 सेकंड के लिए प्रदर्शित होती है, फिर उस पर कट के गिर जाती है नीचे। तो जैसे ही पर्ची गट के नीचे गिरती है, बिजी लैंप ऑफ हो जाता है और उसके बाद आप अगले मत को जारी कर सकते हैं। जब आपने इस तरह से एक एक करके आपने 50 लोगों का मतदान करा लिया, आपके पास एक पेज रहेगा जिसमें आपके प्रत्याशियों के नाम होंगे, उस पर भी आप एक टिक करते रहें। पीठासीन अधिकारी टिक करते रहते तो उन्हें बाद में आइडिया रहता है कि हमने किस प्रत्याशी को कितने मत कराए हैं। लास्ट में जब 50 मत हो जाते हैं, आप उसमें क्लोज का बटन दबाते हैं। क्लोज के बटन दबाने के बाद में आपकी मशीन में क्लोजिंग आता है और क्लोजिंग के बाद आपकी मशीन क्लोज हो जाती है। क्लोज हो जाने के बाद में फिर हम रिजल्ट सेक्शन पर जाएंगे, सभी प्रत्याशियों को रिजल्ट दिखाएंगे। सभी प्रत्याशी अगर नोट करना चाहें कि किस प्रत्याशी को कितने मत मिले, वो नोट कर सकते हैं। हमारे एक मतदान अधिकारी होंगे, वो उसमें प्रत्येक प्रत्याशी को मत नोट करते रहेंगे। इसमें मॉक पोल का एक सर्टिफिकेट बनता है जिसमें प्रत्याशियों के नाम हम लिख के दे देंगे, आपको यहाँ से प्रिंटेड मिलेंगे और आपके कंट्रोल यूनिट में किस प्रत्याशी को कितने मत दिखाए जा रहे हैं उस पर आप नोट करते चलेंगे। इसके बाद दूसरा होता है कि आप वीवीपैट से पर्चियां निकालेंगे। उससे
पर्चियों में आप गिनवाएंगे। 7 पर्चियां आपकी जो टेस्टिंग पर्ची होती हैं वो अलग होती हैं, और उसके बाद आपकी 50 पर्चियां होंगी जिनको आपको प्रत्याशी वार लगाते सभी पोलिंग एजेंट्स को दिखा देना होता है कि देखिए ये जिन प्रत्याशी को जितने मत मिले थे, जितने कंट्रोल यूनिट ने दिखाए हैं, उतने ही मत आपके वीवीपैट में ही भी हैं। जब आपकी ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वीवीपैट की पर्चियों के पीछे आप उस पे मॉक पोल की स्लिप लगाएंगे, एक सील आपको मिलेगी जिसपे मॉक पोल लिखा होगा, और उन पर्चियों को सील कर देंगे। उन पर्चियों को सबसे पहले एक काला लिफाफा मिलेगा, उस काले लिफाफे में रखेंगे, और काले लिफाफे को चस्पा करने के बाद एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है, उस बॉक्स में रखेंगे। बॉक्स के ऊपर आप पिंक पेपर सील से बॉक्स को सील करेंगे। पिंक पेपर सील पर आपके हस्ताक्षर होंगे और आपके मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर होंगे। जब आपने मॉक पोल का रिजल्ट तैयार कर दिया, मॉक पोल को दिखा दिया, इसके बाद आप अब मशीन को वास्तविक मतदान के लिए तैयार करेंगे। जब आप मशीन को वास्तविक मतदान के लिए तैयार करेंगे तो सबसे पहले जो आपका काम है वो क्लियर करना है। सबसे पहले यहां पर आपको जो डाटा अभी तक आपने 50 मॉक पोल कराए थे उस डाटा को क्लियर करना है। ये क्लियर आप लोग अक्सर भूलते हैं। विगत चुनाव का जो अनुभव रहा है, क्लियर करने से को हम लोग भूल जाते हैं और मशीन को फिर हम सील करने लगते हैं, ग्रीन पेपर सील लगाते हैं, जिससे कि मशीन बाद में जाके जब हम तैयार कर लेते हैं तो इनवैलिड बताती है। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि रिजल्ट दिखाने के बाद जब मशीन को हम वास्तविक मतदान के लिए तैयार करेंगे तो क्लियर सेक्शन को जरूर दबाएंगे, और वो क्लियर सेक्शन फिर वहां पर आपके डिस्प्ले यूनिट पर आएगा कि आपके ये सारे वोट क्लियर कर दिए गए, अब मशीन में कोई भी वोट नहीं रहा। ये टोटल का बटन दबाकर भी हम चेक कर लेते हैं। वास्तविक मतदान से 1 घंटे पूर्व मॉक पोल कराया जाना अनिवार्य है। ये सभी लोग सुनिश्चित हो जाएं कि मॉक पोल हमारी इस व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। अगर आप मॉक पोल नहीं करा रहे हैं तो आपका मतदान मान्य नहीं होगा। एक यहां समस्या आती है, कभी कभी हमारे मतदान अभिकर्ता समय से नहीं आते। अगर मतदान अभिकर्ता समय से नहीं आ रहे हैं, 6 बजे तक नहीं आ रहे हैं, तो आपको 15 मिनट का इंतजार करना है। और अगर आपको 15 मिनट का इंतजार करना पड़ता है तो ये आप अपनी पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिख दें। अगर 6:15 तक आपका कोई मतदान अभिकर्ता नहीं आ रहा है तो आप मॉक पोल प्रारंभ कर देंगे। आपके जो कार्मिक हैं, जो आपके बीएलओ होंगे या आपके जो मतदान अधिकारी हैं, उनके माध्यम से भी आप मतदान कराइए, और इस बात को संज्ञान में सबके ला दीजिए, पीठासीन अधिकारी की डायरी में ला दीजिए। आपका मॉक पोल सर्टिफिकेट में भी होता है इसका कॉलम, वहां भी लिख दीजिए कि साहब इतने बजे तक हमने स्टार्ट किया और तब तक कोई मतदान अभिकर्ता नहीं आए। ये मॉक पोल की एक प्रक्रिया है जो फ्लो चार्ट में हम लोगों ने दिखाई है। जैसा अभी हमने आपको एक डिटेल से बता दिया है, उसी क्रम में उसी का ये एक फ्लो चार्ट तैयार कर दिया गया है। ये फ्लो चार्ट आपको आपकी जो पीठासीन अधिकारी के लिए निर्देश पुस्तिका आज हम दे रहे हैं बैग के साथ, उसमें भी आपको ये प्राप्त हो जाएगी। तो एक फ्लो चार्ट को भी आप अपनी निर्देश पुस्तिका में देख लें, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो उसमें जरूर पूछ लें। महत्वपूर्ण बिंदु, ये जब हम अपनी मशीन तैयार करते हैं, बहुत अपवाद स्वरूप केस में होगा, हम मशीन को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करते हैं, बहुत स्तर पर इसकी टेस्टिंग होती है, लेकिन यदि कोई स्थिति आती है तो यहां पर आपको ये ध्यान देना होगा कि मॉक पोल से पहले अगर ईवीएम की कोई यूनिट खराब होती है, चाहे वो बीयू हो, सीयू हो या वीवीपैट हो, अगर कोई यूनिट आपकी खराब है, जो हमने पहले से एरर दिखाए थे, इस तरह के एरर प्रदर्शित हो रहे हैं, तो आपको अपने सेक्टर ऑफिसर को बताना होगा, और सेक्टर ऑफिसर आपको जो अतिरिक्त मशीन उसके पास है उससे वो यूनिट बदल देगा। मतलब जो यूनिट खराब होगी, अगर आपकी बीयू खराब है तो वो बीयू बदल देगा, सीयू में कोई समस्या है तो सीयू बदल देगा। लेकिन अगर मतदान हो रहा है और मतदान के समय आपकी वीवीपैट खराब हो जाती है तो केवल वीवीपैट मशीन ही बदली जाएगी और कोई मॉक पोल नहीं होगा। लेकिन यदि मतदान के समय आपकी बीयू और सीयू में कोई यूनिट खराब हो जाती है तो आपकी तीनों यूनिट बदली जाएंगी और आपको पुनः मॉक पोल कराना पड़ेगा। उसी तरह का मॉक पोल का सर्टिफिकेट भरना होगा। बस केवल अंतर ये होता है कि अब आपको मॉक पोल उतना कराना होगा जितने आपके प्रत्याशी हैं नोटा सहित।
अगर आपके 13 प्रत्याशी हैं तो नोटा सहित अब आपको 13 ही करवाना है, अब आपको 50 का मॉक पोल नहीं कराना है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम पहले भी कह चुके थे कि जो कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल के पश्चात हम सारा डाटा क्लियर कर लें। ये हमारी सामान्य होने वाली गलतियां हैं। यहां पर जब हम मशीन को तैयार करेंगे तो हम क्लियर बटन को अवश्य दबा दें ताकि अगर कोई भी डाटा उसमें है तो वो डिलीट हो जाए। ये मॉक पोल का सर्टिफिकेट है। इसमें जो क्रम संख्या जहां हमने दी है ये क्रम संख्या है, प्रत्याशी का नाम है नोटा सहित। यहाँ प्रत्याशियों का नाम हम प्रिंटेड करके आपको देंगे। जो प्रत्याशी होंगे वो पहले से नाम आपको छपे हुए मिलाएंगे। मॉक पोल में डाले गए मतों की संख्या, जैसा हमने पहले बताया था कि पीठासीन अधिकारी की टेबल पर जब वो बैलेट जारी करेगा, यूनिट जारी करेगा, तब उसको पास एक पेज होना चाहिए जहां उसको अपनी जानकारी के लिए हो कि उसने मॉक पोल में कितने मत डलवाए हैं। फिर जब आप रिजल्ट, कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट दबाएंगे तो रिजल्ट पर जिस तरह के मत आ रहे हैं वो आपको क्रमांक 4 में, कॉलम 4 में भरना है। वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो कॉलम 5 में आपको उनकी संख्या गिनकर भरना है, और अगर कोई अंतर है तो आपको 6 में भरना है। सामान्यतः कोई अंतर नहीं होगा अगर आप सही ढंग से पूरी प्रक्रिया का पालन करते हैं तो कोई अंतर नहीं होता है, यहाँ आपका शून्य ही रहेगा। और लास्ट में कॉलम 7 में आपके जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो खा में है। मॉक पोल की प्रक्रिया संपन्न करने के बाद सीयू का क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल का डाटा क्लियर किया गया। ये यहां पर हम ये लिखा नहीं आपको मिलेगा, यहां पर एक डॉट 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 लाइन लिखी पड़ेगी और ये आपको अपने हाथ से लिखना होगा। ये वाक्य ऐसे ही सेम लिखना है। आपकी पीठासीन अधिकारी का जो पुस्तिका है उसमें ये लिखा गया है, तो ये आपको स्पष्ट इसी तरह का लिखना है। नीचे आपके पोलिंग एजेंट्स का नाम है, पार्टी का नाम है, उम्मीदवार का नाम है और पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर हैं। ये आप पर तैयार करने के बाद में इसके आप हस्ताक्षर इनके सबके करा लेंगे और ये आपका मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार हो गया है। अगर आपके माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात हैं तो आपको माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर करवा लेना है। समय इसमें डाल देना है। अगर कोई इसमें अंतर आ रहा है, कम या अधिक है और नहीं है तो वही समय डालिए जो आपका कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित हो रहा है। मॉक पोल आपने ढंग से तैयार करा लिया। अब मॉक पोल के पश्चात आप वास्तविक मतदान के लिए अब अपनी मशीन को तैयार करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप जब क्लियर बटन दबा देंगे तो मशीन आप में जो पूर्व में सारा कोई डाटा यदि हो तो उसको क्लियर कर देगी। इसके बाद में फिर हम इस पे ग्रीन पेपर सील से इस मशीन को टैग करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट का जो रिजल्ट सेक्शन होता है उसके आंतरिक कक्ष को, एक ये स्लिप को हम खोलते हैं, एक कवर होता है, कवर के अंदर से, और एक ग्रीन पेपर सील आती है जो अभी हम आगे अगले पृष्ठ पर आपको दिखाएंगे। जो हरे रंग की सील होती है, एक तरफ इसमें नंबर होता है और दूसरे साइड में इसका व्हाइट सरफेस होता है। उस व्हाइट सरफेस में आपको ग्रीन और रेड 2 स्पॉट होते हैं और दोनों किनारों पर एक तरफ ए इसका होता है किनारा और दूसरे तरफ बी किनारा होता है जो पेस्ट से गम से लगे हुए होते हैं। ग्रीन पेपर सील हम इस तरह से इस बॉक्स में डालते हैं कि इसके सफेद जो हिस्सा होता है वो नीचे इसका बना रहता है और ग्रीन जो हिस्सा होता है वो ऊपर होता है। जब ये पलट के ऊपर आ जाता है तो ग्रीन हिस्सा हमारा बोर्ड के ऊपर आता है। जो इसका इस ग्रीन पेपर सील में जो हरे रंग का निशान है वो रिजल्ट बटन के ऊपर है और लाल रंग का जो निशान है वो प्रिंट बटन के ऊपर आएगा। तो अब ये बहुत स्पष्ट हो गया है। अभी जब आप इसका प्रयोग करेंगे, व्यवहारिक रूप से इसके प्रशिक्षण में ग्रीन पेपर सील लगाएंगे तो आपको लगेगा कि अब ये बहुत सुविधाजनक हो गया है और बहुत आसान हो गया है। ग्रीन पेपर सील लगाने के बाद हम इस कंपार्टमेंट को बंद कर देंगे। इस कंपार्टमेंट के किनारे पर अब हम यहाँ पर एक स्पेशल टैग लगाते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि स्पेशल टैग पर और ग्रीन पेपर सील पर दोनों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और इस पे मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर होते हैं। स्पेशल टैग बहुत छोटा सा होता है, ये इस तरह से कागज का टुकड़ा है। अगर इस पे सभी मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर ना कर सकते हो तो जितने के हस्ताक्षर हो सकते हैं उनके हस्ताक्षर कराइए और इसको यहाँ लगाते हुए क्लोज बटन के ऊपर ये लगाया जाता है और यहाँ पर इसको धागे से सील कर दिया जाता है।
विशेष टैग जो होता है उसका और ग्रीन पेपर सील की जो संख्या होती है, जो इस पे संख्या प्रदर्शित की जा रही है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ये आपको आपके जो प्रारूप 17 गा भरेंगे उसमें और पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी ये आपको उल्लेख करना पड़ता है कि हमने किस नंबर के स्पेशल टैग का और ग्रीन पेपर सील का उपयोग किया है। जब आपके ग्रीन पेपर से आप स्पेशल टैग लगा दिया, अब आप इसके पूरे कंपार्टमेंट को बंद कर देते हैं। अब आपकी जो ग्रीन पेपर सील है उसके दोनों हिस्से, ए हिस्सा ऊपर की तरफ और बी हिस्सा नीचे की तरफ प्रदर्शित होता है। इसको इस तरह से आप रखते हैं कि दोनों हिस्से बराबर रहें और इनको पलट करके आपको सबसे पहले ए का पेस्ट हटाते हैं, उसको इस कंपार्टमेंट के ऊपर चस्पा कर देते हैं। फिर बी की तरफ से बी को हटाते हैं उसका पेस्ट और ऊपर उसको उसी कंपार्टमेंट के ऊपर ए के ऊपर ले जाके चस्पा कर लेते हैं। ये इस तरह से चस्पा हो जाता है कि जो हमारा नंबर होता है ग्रीन पेपर सील का वो इसके ऊपर प्रदर्शित होता है, इस तरह से दिखाई देता रहता है। पूरा इसको लगाने के बाद फिर हमने पूरे होल कंपार्टमेंट को बंद कर दिया और होल कंपार्टमेंट के बाहर हमने एक एड्रेस टैग लगा करके इस मशीन को सील कर दिया। ये मशीन अब हमारी वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो गई है। अब आपकी ग्रीन पेपर सील को बिना क्षति पहुंचाए हुए कोई भी रिजल्ट नहीं देख सकता। इसका पूरा का पूरा उद्देश्य है कि हमारी गोपनीयता पूरी तरह से बनाई रखे जाए। इस ग्रीन पेपर सील को क्षति पहुंचाए बिना बिना तोड़े हुए हम अब रिजल्ट को नहीं देख सकते। ये देखिए हमने इसको दिखाया गया है इसमें। ये आपकी ग्रीन पेपर सील है जहां आपकी ए दिख रही है ऊपर, नीचे इसका बी है। जो रिजल्ट सेक्शन पर है वहां पर इसका हरा हिस्सा दिख रहा है और जहां प्रिंट सेक्शन पर है ये लाल हिस्सा दिख रहा है। तो इस तरह से जब आप इसको लगाएंगे, व्हाइट को ऊपर रखेंगे, जब ये पलट के आएगी तो ये फिर ऊपर ग्रीन हिस्सा आ जाएगा। ये हमारा स्पेशल टैग है। ये जैसा मैंने बताया था कागज का एक छोटा सा दफ्ती का टुकड़ा होता है जो बीच में क्लोज के लिए खुला होता है और इस पे एक नंबर होता है। पीठासीन अधिकारी इस पे हस्ताक्षर करते हैं। जो पोलिंग एजेंट इस पे हस्ताक्षर करना चाहें उनके भी करा लीजिए। छोटा होता है तो अगर सभी के ना आ पाए तो जितने लोगों का है उतने हस्ताक्षर आप करा के इसको टैग कर दे, इसको सील्ड कर देते हैं। ये जब आपका पूरा सील हो गया तो बाहर आप एड्रेस टैग से सील करते हैं और ये इस पे सील लगा देते हैं और इसको ए और बी को चस्पा कर देते हैं। ये पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, जैसे ही आपकी मतदान मशीन वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो जाए तो पीठासीन अधिकारी ये सुनिश्चित कर लें कि यहां उनको 3 पेपर तैयार होने चाहिए। पहला तो उनका जो मॉक पोल का रिजल्ट तैयार होना चाहिए, जो मॉक पोल का उन्होंने प्रमाण पत्र भरा है। दूसरा, अब वो मतदान की घोषणा करेंगे तो मतदान की घोषणा का ये प्रारूप है, यह अनुलग्नक 5 होता है, इसको भराया जाता है। इसको आप तैयार कर लें। बिना इसकी घोषणा किए हुए आप वास्तविक मतदान शुरुआत ना कराएं। हो सकता है कि कोई ऑब्जर्वर, कोई जनपद स्तर का अधिकारी, कोई वरिष्ठ अधिकारी आप सुबह सुबह ही पहुंच जाए और आपने देखा कि 7 बज गए, आप उसको शुरू करा देते हैं और घोषणा नहीं करते हैं, तो नियमानुसार ये गलत होना चाहिए। आप अपनी डायरी में व्यक्तिगत में भी ये नोट कर लें कि यहाँ आपके 4 पेपर एक साथ तैयार हो जाए तब मतदान के आप शुरुआत कराएं। मॉक पोल आपका तैयार हो जाए, निर्धारित लिफाफे में उसको रख लीजिए। आपका मतदान की घोषणा आपकी तैयार हो जाए, इसको आप भर लीजिए। आपकी पीठासीन अधिकारी की डायरी की 6 बिंदु ऐसे होते हैं जो पहले से आप भर सकते हैं। 6वें बिंदु पर जब आपको लिखना होता है कि साहब आपका मतदान कितने बजे प्रारंभ हो गया, तो अनिवार्य रूप से आप लिख दें कि हमारा 7 बजे मतदान प्रारंभ हो गया, 7:01 पर प्रारंभ, जो टाइम पर आप प्रारंभ हो वो लिख दें। और एक विजिट सीट मिलती है, विजिट सीट पर भी आप लिख लें। तो ये 4 प्रपत्र आपको सुबह तैयार कर लेने होंगे। मतदान की घोषणा, मॉक पोल का रिजल्ट, आपका पीठासीन अधिकारी की डायरी और विजिट सीट। इसके बाद आपका वास्तविक मतदान शुरू हो जाता है। क्रम से आपके लोग आते रहते हैं। पहले से ही व्यवस्था कर लीजिए कि वहां लाइन लग जाए और लाइन के बाद आप 7 बजे ठीक मतदान प्रारंभ करा दें। मतदान निर्धारित समय से प्रारंभ करें। यदि आपके समय में, आपकी वहां की घड़ी में आपने जो शुरू करा है उसमें कोई अंतर है तो जरूर आप उल्लेख कर लीजिए कि इसके 2 मिनट 1 मिनट में अंतर है, उसको देख लें। विजिट सीट आपकी बनी रहे। मतदान स्थल पर जो लोग प्रवेश करेंगे ये आपके संज्ञान में होना चाहिए।
ये बहुत ध्यान देना है, ये आपकी व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि किसी भी मतदान अभिकर्ता के पास फोन नहीं होना चाहिए। आपके पास पूरी सुरक्षा व्यवस्था होगी, हो सकता है वहां आपको आज पैरामिलिट्री फोर्स हो या जो हमारी अपनी पुलिस है। ये बता दीजिए कि आपके मतदान अभिकर्ता को फोन लाने की अनुमति माननीय आयोग ने यहाँ नहीं दी है। फोन लेकर आएंगे, वो अनावश्यक बात करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, जो आयोग ने पहले से ही प्रतिबंधित कर रखा है। तो किसी भी मतदान अभिकर्ता को ये छूट मत दीजिए कि वो मोबाइल फोन लेकर के बात करते हुए, उसका यूज करते हुए वहां उपस्थित रहे या यहाँ उपयोग करे। आप स्पष्ट मना कर दीजिए, आप मतदान केंद्र के बाहर जाकर के अपनी बात करिए, आवश्यक जानकारी के बाद फोन वहीं रख के फिर आप अपने यहाँ पर केंद्र पे आए। मतदान अभिकर्ताओं के बैठने के लिए भी कभी कभी दिक्कत होती है। कुछ जगह लोग आगे पीछे बैठने की समस्या उत्पन्न करते हैं। कुछ हो सकता है आपको कक्ष छोटे मिलते हों, वहां आप उनको बरामदे में बैठा लिए। और इसके बैठने की माननीय निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था कर दी है, जो आपकी बैलेट यूनिट का क्रमांक होता है। अगर बैलेट यूनिट में जो प्रत्याशी नंबर 1 पर है, उसके मतदान अभिकर्ता को नंबर 1 पे बैठने की आप अनुमति देंगे। तो जो आपकी बैलेट यूनिट का क्रम है, उसी क्रम पर आप निर्धारित कर दीजिए कि इसी वर्णानुक्रम में आपके जो मतदान अभिकर्ता है वो बैठे। जो आपकी लाइन लगेगी उसमें पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग लाइन लगवाइए। लेकिन ये प्रयास करिए कि कोई वृद्ध महिला व्यक्ति आ गया है, कोई दिव्यांग व्यक्ति आ गया है, तो उसको लाइन से अलग हटवा के आप लोगों को अवगत कराते हुए उनका मतदान प्राथमिकता पर करा दें। मतदान केंद्र में जो मतदान अधिकारियों को बैठने, पंक्ति लगवाने में, परिसर में सुरक्षा कर्मियों की इस तरह से व्यवस्था करें आप कि बहुत ज्यादा एक साथ इकट्ठा ना लोग हों। कोविड-19 का अभी भी आयोग पूरी तरह से पालन करने के लिए कह रहा है। आपकी कोविड की एक हेल्प डेस्क होगी जो आपके मतदान केंद्र के स्टार्टिंग में लगेगी। उसके अनुसार आप पर्याप्त दूरी रखते हुए ही लोगों को खड़े होने और बैठने की अनुमति दें। मतदान जब आपका प्रारंभ हो गया है, आपको पीठासीन अधिकारी सहित आपके साथ 3 मतदान अधिकारी हैं। पीठासीन अधिकारी का कार्य प्रपत्र तैयार करवाना और सामान्य मतदान का पर्यवेक्षण करना होता है। जो हमारे मतदान अधिकारी प्रथम होता है, वो मतदाता सूची की कार्यकारी पत्रिका प्रभारी होता है। मतलब जो आपको सीट मिलती है, एक मतदाता सूची मिलती है जिससे आप मतदाता की पहचान करते हैं। जब आपके पास कोई भी वोटर आता है, कोई भी मतदाता आएगा, वो एक अपना पहले से बाहर से ही एक बीएलओ द्वारा दी गई वो पर्ची लाएगा और वो पर्ची आपको ये सुनिश्चित करेगी कि आप उसको आसानी से ढूंढ सकें। जैसे आपके पास आता है, आप उसके नाम का उच्चारण करेंगे। ये नाम का उच्चारण इतनी तेज होता है कि आपका जहां मतदान अभिकर्ता बैठा है उसको सुनाई दे। अगर उसने बुलाया कि देवेश कुमार, तो ये इतनी जोर से आप बुलाएंगे कि वहां तक उसको सुनाई दे जाए, ताकि अगर उसको कोई आपत्ति होगी उस पर तो आपको प्रकट कर सके। आपने उसको फोटो युक्त उसका एपिक लाएगा या आधार कार्ड लाएगा। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो अन्य जो हम अगले पृष्ठ पर आपको बता रहे हैं वो पहचान पत्र होंगे, उससे आपने उसका मिलान किया, आपने देखा कि यहाँ सही व्यक्ति है। आपने मतदाता सूची पर एक पूरी खड़ी तिरछी लाइन खींच देते हैं। रेड कलम आपको मिला हुआ होता है, आप उससे तिरछी लाइन खींच देते हैं। अगर एक महिला मतदाता है तो आप ये लाइन भी खींचते हैं और उसके जो क्रमांक होता है उस क्रमांकों को भी आप गोला लगा देते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर में गिनने में आसानी रहे। मतदाता की पहचान जैसे ही सुनिश्चित हो गई, वो ठीक मतदाता है। अब वो मतदान अधिकारी द्वितीय के पास जाता है। मतदान अधिकारी द्वितीय हमारा सबसे महत्वपूर्ण इसमें अधिकारी होता है। उसके पास 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। सबसे पहले तो मतदाता जैसे ही पहचान सुनिश्चित हो गई, वो उसके मतदाता को एक मतदाता पर्ची जारी करेगा, उसकी उंगली पर अमिट स्याही के निशान लगाएगा और रजिस्टर जो 17A है उस पे उसकी एंट्री भरेगा। 17A रजिस्टर होता है, उसपे उसका क्रमांक होता है, मतदाता का भाग संख्या क्रम संख्या होता है, उसके हस्ताक्षर कराएगा और वो जो पहचान पत्र लाता है उस पहचान पत्र का आगे नाम, जो पहचान पत्र है जैसे एपिक है तो ईपी, अगर आधार कार्ड है तो आधार लिख के उसके क्रमांक संख्यांक अंकित करता है।
स्याही जो हमारी लगाई जाती है वो मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगाई जाएगी और वो इस तरह से लगाई जाएगी कि वो त्वचा और नाखून दोनों पर एक लंबी सी लाइन खींच दी जाती है, जिससे कि वो अमिट स्याही उसके उंगली पर लग जाती है। 17 का में अगर वो दर्ज करता है, अनुक्रमांक करेगा और उससे हस्ताक्षर करवाएगा या अंगूठा का निशान लगाएगा। मतदाता पर्ची जारी करेगा। मतदाता पर्ची लेकर फिर हमारा जो मतदाता है वो मतदान अधिकारी तृतीय के पास जाएगा। ये हमारे कुछ फोटो युक्त पहचान पत्र हैं, जिसमें पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राज्य केंद्र कर्मचारियों के। ये 12 तरह के हमारे पहचान पत्र हैं। इसमें से आपको ये देख लेना है कि आपको 2 चीजें सबके पास मिलेंगे। हमारे 98% के आसपास हम एपिक जारी हो चुके हैं इस जनपद में। अगर एपिक नहीं होगा तो वो आधार कार्ड लेके आएगा। बहुत ही बिरली स्थिति में ही आदमी और कुछ लेकर के आएगा। तो आप इन 2 पहचान पत्रों पर आपका अधिकांश मतदान हो जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जो बीएलओ द्वारा मतदाता पहचान पर्ची दी जाती है, जो आपको वो दिखाएगा, वो आपकी पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी। जो पर्ची वो लाएगा मतदाता, जो बीएलओ उसको देता है, वो उस पर मान्य नहीं होगा। और ये उसकी केवल पहचान सुनिश्चित करने के लिए होता है कि आपको खोजने में आवश्यकता सुविधा रहे। इस तरह के आप निशान लगाएंगे। और इसमें देखिए कुछ चीजें हैं, हम यही आपको बता दें। एक है ईडीसी। ईडीसी होता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। ये ऐसे कर्मचारियों को जारी होगा, आपके साथियों को जारी होगा कि जो लोग इलेक्शन के कार्य में लगे होंगे और वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही मतदान करने के लिए सक्षम होंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत होंगे, उनको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट मिलता है, जो इसके आधार पर मतदान कराएंगे। अभी हम आपको इसके आधार में एक होता है पीबी होता है जिनको पोस्टल बैलेट जारी होता है। हमने इस परिसर में यहाँ जहाँ आपका प्रशिक्षण चल रहा है, यहाँ हमने मतदान केंद्रों की स्थापना कराई है। हमारे सभी कार्मिक जो यहाँ इस जनपद के वोटर हैं, वो अपने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान यहीं के मतदान केंद्र पर जाके अपने मत का उपयोग कर लेंगे। उनकी निर्वाचक नामावली में ये पोस्टल बैलेट का निशान लगा दिया जाएगा। एक ये CSB लिखा होता है, ये क्लासिफाइड सर्विस वोटर होते हैं। ऐसे सर्विस वोटर होते हैं जो हमारी भारतीय सेनाओं में कार्यरत हैं और उन्होंने अपना कोई ना कोई अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, अपने भाई को कर दिया, अपने पिता को कर दिया। ये CSB वोटर की आपको एक सूची मिलेगी मतदाता सूची के साथ में। तो इसकी जगह इनके भाई पिता जिनको अधिकृत किया गया है वो मतदान करने आएंगे और यहाँ पर ये निशान आपको लगा हुआ मिलेगा। ये जो एक डिलीटेड लिखा है, ये भी होता है। हमारी एक ASD सूची आपको मिलेगी। एब्सेंट का होता है जो शिफ्टेड वोटर हैं या जो डेथ हो गई है, जो डिलीट कर दिए गए, ये ASD सूची भी मिलती है। ये होता है कि अगर ASD सूची का कोई मतदाता मतदान करने आता है और वो बताता है कि सब हम यहाँ के मतदाता हैं, तो अगर ASD सूची में नाम है तो हमारे पीठासीन अधिकारी उसकी विशेष जांच कर लेंगे कि ये वास्तव में सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। अगर वो उनको लगता है कि नहीं वास्तविक रूप में ये यहीं का मतदाता है, ये वो सुनिश्चित हो जाते हैं, तो ASD सूची के मतदाताओं को मतदान कराया जाता है और इसका उल्लेख आपकी पीठासीन डायरी में और 17 का रजिस्टर में हो जाता है। ये महिलाओं के लिए गोल निशान भी हम लगाते हैं ताकि आपको जिलने सुविधा। महिला जो वोटर होता है उसका निशान लाल स्याही से निशान खींचा जाता है और उसके अनुक्रमांक पर भी गोला लगा दिया जाता है। मतदाता रजिस्टर 17 का, इसके भरने के बारे में भी हम आप लोगों को बता दें। ये हमारा मतदान अधिकारी जो द्वितीय होता है उसके द्वारा ये तैयार किया जाता है। जो एपिक के अलावा यदि कोई अपना मतदान पहचान पत्र लाता है तो उसको उस मतदान पहचान पत्र का जो लिखा जाता है, जैसे आधार लाया, आपने आधार लिख दिया और उसके अंतिम 4 क्रमांक लिख दिए। अगर पासपोर्ट लाता है तो हमने PP लिख दिया और अंतिम 4 संख्यांक लिख देंगे। लेकिन अगर वो अपना एपिक लाता है तो केवल EP लिख दिया जाता है, अंतिम संख्यांक नहीं लिखा जाता है। 4 में जो 17 का रजिस्टर होता है, ये जब स्टार्ट होता है, जब शुरू होता है, तो इससे पहले आयोग ने इस निर्वाचन में एक महत्वपूर्ण लाइन लिखने के लिए कहा है कि कंट्रोल यूनिट में टोटल चेक किया गया और शून्य पाया गया।
जो मतदान अधिकारी हमारे द्वितीय होते हैं ये भी इसको देख लेंगे। जब आप वास्तविक मतदान प्रारंभ कराएंगे, चूंकि आपको भरना होता है, अभ्युक्त के सामने आपके हस्ताक्षर होंगे, तो आपको ये लिखना है। तो 2 स्तर पर हमारी चेकिंग हो गई। एक तो हमारे पीठासीन अधिकारी ने देख लिया कि कंट्रोल यूनिट में कोई मत नहीं है, 0 से हमने वास्तविक मतदान शुरू कराया, और ये हमारे मतदान अधिकारी द्वितीय भी अपनी उसके लिए चेक कर लेते हैं कि संतुष्ट के लिए कि हाँ ये हमारा सही है, कोई इसमें 0 मतदान है, और उसके बाद में फिर वो अपना वहां पर लिख के उसके सामने 17 का में हस्ताक्षर करते हैं। ये 17 का हमने एक फोटो दिखाया है, इस तरह का 17 का होता है। सबसे ऊपर जब आप शुरू करेंगे तब आप कंट्रोल यूनिट में टोटल चेक किया गया और 0 पाया गया ये लिखेंगे। इसके नीचे फिर आप शुरुआत करा देंगे, जैसे कोई क्रमांक 805 है, मतदाता सूची में क्रमांक है, मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान है, और जो भी वो पहचान पत्र लाया है वो लिखा जाता है। मतदान अधिकारी तृतीय जो हमारा होता है वो कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। उसका काम ये होता है कि जैसे ही मतदाता उसके पास पहुंचा, उसको एक पर्ची मिली जो मतदान अधिकारी द्वितीय ने दी है, उसको वो पर्ची उससे ले लेगा, देख लेगा कि उंगली पर उसके निशान लगा है, और वो उससे मत जारी कर देगा। बैलेट कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाएगा जिससे मत जारी हो जाएगा। फिर मतदाता को वो भेजेगा कि वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर का आपको मत दें। यहाँ पर उसका ये दायित्व भी होता है कि अगर ये मतदाता कहता है कि कैसे वोट डालेंगे, तो उसके पास वहीं पर एक डमी बैलेट पेपर होता है, उस डमी बैलेट पेपर से वो बताएगा। मतदान अधिकारी तृतीय सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को अधिक समय ना लगे, कोई लगातार वोटिंग कंपार्टमेंट में खड़ा ना रहे, कोई हमारा वहां पर बैलेट यूनिट या वीवीपैट से अनावश्यक छेड़छाड़ ना करे, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना वहां हो कि वो कोई दिक्कत खड़ी करे, तो वो देख ले कि बहुत ज्यादा लंबा समय वहां मतदाता ना लगाए। और मतदान अधिकारी तृतीय किसी भी स्थिति में बिना पीठासीन अधिकारी को बताए हुए वोटिंग कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा, किसी को मदद करने के लिए नहीं जाएगा, किसी को बताने नहीं जाएगा। वो अगर किसी को मदद की आवश्यकता है तो वो डमी बैलेट यूनिट से उसको बताएगा। ये हमारी एक सामान्य प्रक्रिया है, ये पूरे दिन आपकी चलती रहती है। कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब आपको पीठासीन अधिकारी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है, तो वो हस्तक्षेप करता है। कुछ जो विशेष परिस्थितियां हैं उनका हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं, एक बार सामान्य रूप से आपको बता देते हैं। अदरवाइज हमारा दिन भर के लिए सामान्य मतदान चलता रहता है। जब शाम को हमारा मतदान समाप्त होता है तो फिर हम अपने बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को सील करते हैं। कुछ अपवाद स्वरूप परिस्थितियां होती हैं, ये केवल आपकी हम जानकारी के लिए बता रहे हैं, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की अब आवश्यकता नहीं होती है और इस पे बहुत हम लोग विशेष वो भी फोकस नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई मतदाता मत देने से मना करे, तो अगर वो एक पहली स्थिति ये है कि आप वो आया, आप उसने उसकी पहचान सुनिश्चित हो गई और उसने आपके जाके 17 का रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिए, इसके बाद वो कहता है कि साहब हम नहीं वोट करेंगे, तो ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि हम उसको मत करने के लिए कहें ही कि अब आपका जारी हो चुका, आप हस्ताक्षर कर चुके, आप डालेंगे ही नहीं। अगर वो नहीं चाहता है तो नहीं करेगा और हम अनावश्यक परेशान भी नहीं होंगे, वो जाएगा, ठीक है। उसके आगे हम मतदान जो हमारा 17 का रजिस्टर होता है उस पर लिख दिया जाता है कि साहब मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय किया है, और वो आदमी चला जाता है, हमारा नेक्स्ट आदमी आ जाता है, नेक्स्ट को ही मतदान कराते हैं। ऐसी स्थिति आ जाए कि आपने कंट्रोल यूनिट से मत जारी कर दिया है, आपके मतदान अधिकारी तृतीय ने कंट्रोल बैलेट यूनिट से दबाकर कंट्रोल यूनिट को दबा के मत जारी कर दिया, फिर अगर कोई मना करता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप उसको मना कर दें। वहां आप 17 का में वहीं पर लिख देंगे उसका, और नया जो व्यक्ति आएगा, जो लाइन में अगला व्यक्ति आएगा, उसको मत देने की सुविधा देंगे। केवल और केवल विशेष परिस्थितियां अंतिम मतदाता के समय उपस्थित हो सकती हैं कि आपके कंट्रोल यूनिट से मत जारी हो गया और अंतिम मतदाता ने कह दिया कि हम मत नहीं करेंगे, तब आपके लिए समस्या होगी कि आपका क्लोज बटन नहीं दबेगा। आपको इसमें मशीन को स्विच ऑफ कर देना होता है, ऑफ कर दें आप एक बार कंट्रोल यूनिट, जब आप पुनः कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे उसका कनेक्शन समाप्त कर दें, जब आप पुनः ऑन करेंगे तो आपका फिर क्लोज बटन काम करने लगेगा, आप उसको क्लोज दबा करके मतदान की समाप्ति की घोषणा करें और फिर मशीन को सील करें।
विशेष परिस्थितियां जो होती हैं वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। एक तो होता है चैलेंज वोट। कोई ऐसा मतदाता आता है, आपके मतदान अधिकारी प्रथम ने कहा, उसका नाम पुकारा देवेश कुमार, लेकिन कोई ना कोई आपका जो पोलिंग एजेंट है वो कहता नहीं साहब ये देवेश कुमार नहीं है, ये तो हमारे गांव के ही नहीं है, या इनका जो नाम देवेश बताया जा रहा है ये नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपका ये हमारे मतदान अधिकारी प्रथम ऐसे व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देंगे। ये हमेशा हमें हमारी पूरी टीम को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यहाँ पर हम अनावश्यक समय नहीं व्यर्थ करेंगे कि एक आदमी आया, देवेश कुमार ना होने की वजह से उसको चैलेंज हुआ तो पूरी टीम फिर उसी की जांच पड़ताल में लग गई। ये नहीं करना है। हमारी बाकी प्रक्रिया मतदान उसी तरह से चलता रहेगा। देवेश कुमार जिस नाम को बुलाया गया वो मतदान पीठासीन अधिकारी के पास चले जाएंगे और अब पीठासीन अधिकारी का दायित्व होता है कि वो कैसे उनको हैंडल करें। पीठासीन अधिकारी जैसे जाएंगे उनके पास पूछेंगे, उनको नियम बताएंगे कि सर अगर आपका गलत हो गया तो आपको यहाँ से जेल जाना पड़ेगा, और जो चैलेंज कर रहा है मतदान अभिकर्ता उसको भी बुलाना पड़ेगा। उससे 2 रुपए की धनराशि जमा होती है, वो एक आप स्लिप पर भरेंगे, उसको काट के दे देंगे और आप मतदान अभिकर्ता को बता देंगे कि अगर आपने चैलेंज गलत आपका सिद्ध हुआ तो आपके लिए भी दंड का प्रावधान है। आप उसको एक रजिस्टर की एंट्री होती है अव्याक्षेपित मतों की, आप उस पर उसकी एंट्री कराएंगे, उसके हस्ताक्षर करवाएंगे और फिर आप एक सामान्य जानकारी से एक बात करेंगे। अगर आप सामान्य जानकारी से भी प्राप्त करना चाहते हैं तो पता चल जाता है। आप उसके घर के परिवार के अन्य वोटरों को के बारे में पूछ लीजिए, उसके घर के परिवार के बगल में अगर कोई मतदाता का परिवार है उसके बारे में पूछ लीजिए, उसकी बेटे के बारे में पूछ लीजिए, बेटे की बहू के बारे में पूछिए। ऐसे लोगों के बारे में पूछिए जिसकी उम्र और उसके बारे में उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर आपके क्रॉस क्वेश्चन सही होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति फर्जी है। अगर फर्जी मतदान है, वो दूसरे नाम से मत डालने आया है, तो फिर यहाँ आप कोई रियायत ना बरतें। सीधे वहां आपके पास एक प्रारूप होता है जो आपको थानाध्यक्ष को पत्र लिखने के लिए होता है, आप उस पर भरिए और सीधे उसको सुबह ही पुलिस के पास भेज दीजिए। अगर पहला व्यक्ति आपने ऐसा गलत व्यक्ति कस्टडी में कर दिया, पुलिस के यहाँ चला गया, तो ये मान के चलिए कि पूरे दिन आपका मतदान शांतिपूर्वक रहेगा और कोई भी व्यक्ति इस तरह के अनावश्यक दूसरे के स्थान पर मत डालने की गलती नहीं करेगा। लेकिन दूसरी स्थिति में अगर आपको ये लगता है कि मतदान अभिकर्ता ने गलत चैलेंज किया, ये व्यक्ति सही है, अपने नाम से ही डालने आया, वास्तविक रूप से ये देवेश कुमार है, तो आप उसको मत डालने की अनुमति देंगे और वो उसी तरह से मत डालेगा जिस तरह से सामान्य मत डालता रहा है। ईवीएम में ही वो डालेगा। 2 रुपए का जो शुल्क है वो आप जब्त कर लेंगे और ये जो हमारा पोलिंग एजेंट है उसको ये चेतावनी दे देंगे कि अगली बार अगर आपने इस तरह से अनावश्यक हस्तक्षेप किया, गलत व्यक्ति के लिए किया, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगली बार आप भी जेल जा सकते हैं। चैलेंज करने में ये सुनिश्चित कर लें कि 3 लोग ही चैलेंज कर सकते हैं, या तो मतदान अभिकर्ता आपका करेगा, या वहां पर मौके पर प्रत्याशी है तो प्रत्याशी कर सकता है, या मौके पर वहां पर प्रत्याशी का इलेक्शन एजेंट आ गया, निर्वाचन अभिकर्ता आ गया, तो वो कर सकता है। कोई भीड़ का आदमी, कोई लाइन में लगा हुआ व्यक्ति किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी के बारे में चैलेंज नहीं कर सकता है। कोई लाइन में खड़ा होकर अगर ये कह रहा कि ये देवेश कुमार नहीं है तो ये आपके लिए मान्य नहीं है, आप उसको नहीं मानेंगे। दूसरा हमारा टेंडर वोट होता है। आपको 20 टेंडर वोट मिलेंगे। आपको जिस तरह से हम सामान्य मतपेटी से मतदान कराते थे उसी तरह से आपको बैलेट पेपर मिलेंगे, और ये तब होता है जब मतदान अधिकारी प्रथम के पास में कोई व्यक्ति आता है और जैसे हम पहले से बता रहे हैं कि उसने कहा हम देवेश कुमार हैं, उसने अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। जब हमारा मतदान अधिकारी प्रथम देख रहा है तो उसने कहा अरे ये देवेश कुमार का वोट तो पहले ही पड़ चुका है। ऐसी स्थिति में भी ये प्रकरण भी पीठासीन अधिकारी के पास जाता है। पीठासीन अधिकारी ये देखते हैं कि हाँ, हो सकता है कि अगर इसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति ने पहले से वोट डाल दिया है और अब ये वास्तविक मतदाता है, तो फिर हम उसको टेंडर वोट के माध्यम से मतदान कराते हैं। टेंडर वोट आपको 20 वोट मिले होते हैं, उसमें से कोई भी आप एक 20 का बैलेट उसको जारी करते हैं, उसको एरो क्रॉस सील देते हैं
और जो हमारा टेंडर बोर्ड का है वो प्रारूप कंप्लीट करते हैं, प्रारूप में भरवाते हैं, उसके हस्ताक्षर कराते हैं और वो जाकर के फिर वोटिंग कंपार्टमेंट में जैसे हम मतपेटी वाला मतदान कराते हैं उस तरह से वो बैलेट पेपर पर मतदान करता है, सील लगाता है, मोड़ के आपको दे देता है और पीठासीन अधिकारी उसको अपने एक लिफाफे में रखते हैं। शाम को जब सामग्री जमा करते हैं तो ऐसे टेंडर बोर्ड को वो अलग से जमा करते हैं। दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान है। इसमें एक केवल ये बात है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति दृष्टिबाधित आ रहा है या ऐसा अशक्त आ रहा है कि वो अपना स्वयं मत देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, उसको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है, वह इतना शिथिल है कि वो बैलेट यूनिट के बटन नहीं दबा सकता है, तो आप उसकी मांग पर उसको एक साथी दे सकते हैं। साथी द्वारा एक घोषणा की जाएगी जिसको प्रारूप निर्धारित है 14 का पर है। वो घोषणा करेगा कि वो 18 वर्ष का है, मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और उसने एक से अधिक बार किसी के साथी के रूप में काम नहीं किया है। तो ऐसे व्यक्ति की घोषणा आप ले लेंगे। इसकी भी दृष्टिबाधित और उनकी भी एक सूची बनेगी जिसमें साथी के हस्ताक्षर होंगे, उसका आप भाग संख्या, क्रम संख्या और नाम, इसका विवरण अंकित करेंगे। बस ये देख लें इसमें विशेष कि कोई एक व्यक्ति भी ऐसा ना हो जो सबको पकड़ पकड़ के ला रहा है, वो उनकी मदद कर रहा हो। मदद के लिए अगर जरूरत होगी तो आप उसी परिवार के किसी सदस्य को नियुक्त कर लें जो साथी के रूप में काम करेगा और घोषणा करेगा। प्रॉक्सी द्वारा मतदान, ये हमने जब आपको अभी वोटर लिस्ट एक बार दिखाई थी, वहां हमने शब्द एक लिखा था CSV वोटर, जो हमने बताया था ये क्लासिफाइड सर्विस वोटर होते हैं। ये अर्धसैनिक या अर्धसेना में ऐसे लोग होते हैं जो अपना कोई ना कोई प्रॉक्सी नियुक्त कर जाते हैं। ये आपको सूची मिलेगी। ये व्यक्ति अगर वोट देने आएगा तो ऐसा व्यक्ति अपना वोट दे सकता है और अपने जिसके लिए वो प्रॉक्सी नियुक्त हुआ है उसका भी वहां ये वोट देगा। यहां पर आपको दो सावधानियां रखनी है। एक तो ये रखना है कि जो प्रॉक्सी वोटर आएगा, प्रॉक्सी के लिए जो उसका उंगली में निशान लगेगा वो बाएं हाथ की माध्यमा में लगेगा। अपने वोट के लिए जब वो डालेगा तो बाएं हाथ की तर्जनी की उंगली में आपने अमिट स्याही का निशान लगाएंगे और प्रॉक्सी के लिए जब वो डालेगा तो उसको बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर निशान लगेगा। 17 का में उसका आप अंकित करेंगे। उसके मतदाता सूची के क्रमांक के आगे जहां अभ्युक्ति कॉलम होता है वहां आप PV लिख देंगे, यानी प्रॉक्सी वोटर के लिए मतदान किया है। ऐसी संख्या बहुत कम आती है, लेकिन हो सकता है कहीं अगर आएगी तो आपको निर्वाचक नामावली के साथ में CSV वोटर की भी सूची मिल जाएगी। EDC के द्वारा मतदान, ये ऐसे लोगों के लिए होता है जो हमारे निर्वाचन कार्य में संलग्न होंगे। जैसे आपके यहाँ वीडियोग्राफर होगा, हो सकता है हमारा जो ग्राम रोजगार सेवक हो वो उसी बूथ का, उसी विधानसभा क्षेत्र का हो और उसकी ड्यूटी उसी विधानसभा क्षेत्र के दूसरे बूथ पर लग गई। चूंकि वो पूरे दिन आपके लिए वीडियोग्राफी करेगा, इसलिए वो अपने जगह वोट डालने नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा EDC के द्वारा मतदान की सुविधा दी जाती है। EDC में वो प्रारूप 12 भरता है, प्रारूप 12 जमा करता है, 12 का, और फिर उसको 12 खा पर एक इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट मिल जाता है। ऐसा वोटर अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी भी मतदेय स्थल पर आपका मत दे सकता है। हमारे पीठासीन अधिकारियों को इस प्रक्रिया के बारे में मतदान अभिकर्ताओं को जरूर बता देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब दिन भर मतदान होता रहा और शाम को जो EDC के द्वारा जिसने मतदान किया, तो सामान्य एक उन लोगों को ये लगता है कि साहब ये तो सरकारी कर्मचारी था, दिन भर काम करता रहा और अब जाकर देखो इसने वोट फर्जी डाल दिया। तो आप उनको बताइए नहीं, ये माननीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है, ये EDC के द्वारा मतदान कर सकता है। जो हमारे मतदान अधिकारी प्रथम है वो मतदाता सूची के सबसे अंतिम भाग में, सबसे अंतिम, अगर आपके यहाँ 804 वोट हैं तो 805 नंबर पर उसका नाम नोट करेंगे, उसका डिटेल नोट करेंगे। जो हमारा 17A रजिस्टर है उसमें उसको EDC के द्वारा मतदान लिखा जाएगा उसकी अभ्युक्ति कॉलम में, और जैसे सामान्य मतदाता देता है उसी तरह से वो मतदान करेगा। EDC का जो सर्टिफिकेट होता है जो यहाँ से निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी है वो आप पीठासीन अधिकारी जमा कर लेंगे, और जब आप सामग्री जमा करेंगे तो उसके साथ में वो EDC भी जमा करेंगे। बस इसमें सावधानी बस यही रखना है कि लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कोविड हेल्प डेस्क पर जो हमारी आशा होंगी, जो हमारी आशा संगिनी होंगी, ऐसे भी लोगों को एक बूथ से दूसरे बूथ पर ड्यूटी लग सकती है, तो वो भी चाहेंगे तो उनको भी EDC सर्टिफिकेट मिलेगा, वो लोग भी ऐसे वोट करेंगे।
निर्वाचक की अपनी आयु के बारे में घोषणा, अब ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं आपके लिए रहा है। जिसकी उम्र निर्वाचक नामावली में नाम है वो वोट करेगा। अगर कोई आपसे कह भी रहा है कि 18 साल का नहीं है तो आपके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपको अगर ये लगता है कि नहीं ये तो 18 साल का नहीं है या कोई समस्या है तो उससे केवल एक घोषणा ले लीजिए। अगर वो घोषणा में लिखता है कि हम 18 साल के हैं तो आपको फिर मतदान कराना है। एक बात आती है, आप सब लोग चूंकि इसके अभ्यस्त हैं कि अगर निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी नहीं है तो हम लोग पहले से ये जानते हैं बाएं हाथ की तर्जनी नहीं है तो मध्यमा में निशान लगाएगा, मतलब अगली उंगली में ही निशान लगेगा। बाएं हाथ में कोई उंगली नहीं है तो दाएं हाथ की उसी क्रम में उंगलियों पर निशान लगेगा। बायां और दायां हाथ दोनों नहीं है तो वो जहां पर जितना हिस्सा है, अगर उसकी कलाई से कटा हुआ है तो जहां पर उसका हिस्सा खत्म हो रहा है उस हिस्से पर हम अमिट स्याही का निशान लगाते हैं। ये 17 का है जो हम पहले से दिखा चुके हैं। इस तरह से आप 4 अंक लिखते हैं। चुनौती शुल्क जो हमने अभी बताया था, अगर कोई चैलेंज करता है तो उसकी हम पर्चियां इस तरह से लेते हैं। ये चैलेंज शुल्क का जो प्रारूप 14 था वो भरा जाता है अगर कोई चैलेंज करता है। ये निरक्षर, अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची है जिसके साथी का पूरा पता अगर आपने किसी ने इस तरह की मदद ली है उसके लिए ये प्रारूप भरा जाता है। 14 का है। 17 खा वो व्यक्ति है जब आप कोई टेंडर वोट कराएंगे। अगर आप टेंडर कराते हैं तो फिर उसका जो डिटेल होता है, जो विवरण होता है वो आपको 17 का में भरना होता है। वीवीपैट की पर्ची, कभी कभी ऐसी कोई स्थिति अगर आती है, हालांकि बिल्कुल नहीं ये आएगी आपको, ये आप सुनिश्चित रहें। अगर कोई मतदाता ये कहता है कि साहब हमने जिसको मतदान किया था उसके नाम की तो पर्ची ही नहीं निकली, हमने अमुक प्रत्याशी को वोट किया था और पर्ची अमुक प्रत्याशी के नाम से नहीं निकली, तो एक तो आपको उसको पहले हमें प्रोविजन बता देना है कि साहब अगर हमने इसको टेस्ट वोट कराया और अगर आपके खिलाफ गलत आप हुआ तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। फिर भी वो व्यक्ति अड़ा रहता है और अगर ये लगता है कि हाँ हो सकता है कि वो व्यक्ति सही बोल रहा है तो फिर हम 17 का रजिस्टर में एक द्वितीय प्रविष्टि का उसका डिटेल भरेंगे और फिर हम पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं के साथ ले जा करके हम द्वितीय प्रविष्टि में वोट डलवाएंगे। अगर द्वितीय प्रविष्टि में वो जिसको वोट डाल रहा है पर्ची अगर सही निकलती है तो फिर हम प्रोविजन 49A भर करके उससे घोषणा करते हैं और उसको चेतावनी देते हैं, कार्रवाई के लिए करते हैं। अगर पर्ची गलत निकलती है, उसकी बात सही होती है कि वो जिस प्रत्याशी को वोट डाल रहा है उसका नहीं निकल रहा है, तो फिर ये हमारे लिए समस्या है। हम अपना मतदान वहीं बंद करवा देते हैं और अपने सेक्टर ऑफिसर को सूचित करते हैं। सेक्टर ऑफिसर हमें दूसरी वीवीपैट मशीन देते हैं और फिर हम दूसरी वीवीपैट मशीन से मतदान कराते हैं। अगर उसकी बात गलत निकलती है तो हम उसमें द्वितीय प्रविष्टि लिख देते हैं 17 का में, और फिर जब हम अपनी मतपत्र लेखा तैयार करते हैं 17 गा तैयार करते हैं तो फिर हम वहां इसको द्वितीय प्रविष्टि के वोट को हटा देते हैं ताकि हमारे बैलेट यूनिट के वोट की इसकी 2 बार गणना ना हो सके। ये 49MA की अंतर्गत जो घोषणा है इसमें धारा 177 के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ये उसको एक बार बता देना है। और द्वितीय के मतदान के लिए जब हम खुद सुनिश्चित हो जाएं, पीठासीन अधिकारी को ये लगे कि नहीं ये व्यक्ति सही बोल रहा है, ये गलती हो, तभी द्वितीय प्रविष्टि के लिए आप अवसर दें। वीवीपैट द्वारा पर्ची न छापे जाने की स्थिति, जब हम कंट्रोल यूनिट में कोई मत जारी करते हैं साइमल्टेनियसली भी वीवीपैट की मशीन से पर्ची प्रिंट होती है, लेकिन अगर पर्ची प्रिंट नहीं हो रही है या प्रिंट होकर कटकर नहीं गिर रही है, उसमें लटकी जाती है, उसी तरह से नीचे नहीं आती है, तो ये माना जाता है कि हमारी कंट्रोल यूनिट ने मत दर्ज नहीं किया। ऐसी स्थिति अगर कोई आती है तो फिर आपको वीवीपैट की उस पर्ची को अलग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपको अपने सेक्टर ऑफिसर को बताना चाहिए, सेक्टर ऑफिसर आपको दूसरी वीवीपैट देंगे, आप दूसरी वीवीपैट से मत कराएंगे और उस मतदाता को जिसने ये अवगत कराया आपको कि साहब हमारे में पर्ची नहीं कटी थी, उस मतदाता को हम पुनः नई
वीवीपैट से मतदान करने की अनुमति देंगे और इसका अपनी पीठासीन अधिकारी की डायरी और उसमें रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं। मतदान पूरा होने के पश्चात 5:30 बजे के बाद में हमारे पीठासीन अधिकारी को अति सक्रिय हो जाना चाहिए। आपके अपने अभिलेख उस समय आप सारे अब तक तैयार कर लें और ये देख लें कि आपके परिसर में अब 5:30 बजे के बाद कितनी भीड़ है। अगर आपके 10-12 आदमी हैं, आपको लग रहा है कि 6 बजे तक आपका मतदान पूर्ण हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर ये लग रहा है कि नहीं परिसर में अभी 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, 1 घंटे में 15 मिनट में हमारा मतदान ये नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको सारे के सारे जितने बाहर लोग हैं परिसर में उनकी एक लाइन लगवानी पड़ेगी। गेट आपको बंद कराना पड़ेगा। 6 बजे के बाद आप बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, बट जितने परिसर में आ चुके हैं उन सभी लोगों को मतदान आपको कराना होता है। और इसके लिए आपकी व्यवस्था ये होनी चाहिए कि एक आप पर्ची बनाते हैं अपने हस्ताक्षर से, उनमें 1 से क्रमांक लिखते हैं और इस तरह से वितरण करते हैं कि सबसे आखिरी व्यक्ति को 1 नंबर की पर्ची हो जाए। वीडियोग्राफर से कह देते हैं कि आप इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करेंगे। आपके सुरक्षा व्यवस्था में जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनसे ये बता दिया जाता है कि अब इस लाइन के बीच में कोई व्यक्ति ना आए और तब तक हमारा ये मतदान चलता रहता है जब तक लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति द्वारा मतदान नहीं कर लिया जाता है जिसको आपने पर्ची का क्रमांक 1 दिया है। जब आपके ऐसे सारे लोग मतदान समाप्त कर देते हैं, फिर आप मतदान समाप्त की घोषणा करते हैं। आप कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाते हुए मतदान को क्लोज करते हैं और एक आपका प्रपत्र होता है, प्रपत्र पर आप घोषणा करते हैं कि आपका मतदान अब समाप्त हो जाता है। कंट्रोल यूनिट में आपके जब आप डिस्प्ले चैनल होता है वो दिखाता है कि अब आपका क्लोज हो गया है। यहाँ पर आपका टोटल भाई एक बार आप चेक कर लेते हैं और फिर आप 17 गा तैयार करते हैं। 17 गा का जो 2 इसमें भाग होते हैं, भाग 1 जो होता है वो आप पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाता है और जो इसका भाग 2 होता है वो हमारे जब हम मतगणना करते हैं तब भरा जाता है। तो इसमें जो एक भाग भरा जाता है उसका डिटेल यहाँ पर पूरा होता है। आगे हम 17 गा आपको दिखाएंगे। मशीन को आपको स्विच ऑफ क्लोज करने के बाद मशीन को आप स्विच ऑफ कर देते हैं। इसके सारे कनेक्शन अलग कर देते हैं। वीवीपैट का जो आपका बैटरी है, इस बैटरी को आपको बाहर निकालना होता है। ये याद रखना है वीवीपैट को आपको सील बैटरी सहित नहीं करना है। वीवीपैट अलग सील होगा, उसकी बैटरी निकाल के अलग सील होगी। इसका जो पीछे का नाब होता है जिसको अभी तक आपने वर्किंग मोड पर रखा था, इसको आप अब ट्रांसपोर्ट मोड पर कर देंगे, यानी इसको आप अब सुला देंगे ताकि धोखे से भी कहीं ऐसी ना हो कि आपकी और पर्चियां प्रिंट हो जाएं। तो उन तीनों यूनिट को आप एड्रेस टैग से इनको सील करते हैं। इस तरह से आपने ये क्लोज दबा लिया, मतदान समाप्त की घोषणा कर दी और आपने इन तीनों को मशीनों को सील करने के बाद में एड्रेस टैग लगा के इनके कैरिंग केस में रखा और कैरिंग केस को भी आपने सील कर दिया। तो यहां पर अब आपके पास क्या क्या बचा? आपकी 3 तो यूनिट हो गई, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की सील्ड हो गई। आपकी वीवीपैट की जो बैटरी थी वो आपकी सील हो गई और इसके बाद में मतदान समाप्त की जो आपने घोषणा की है उसके आपने इस पे प्रारूप पर सबके हस्ताक्षर करवा लिए। ये आपका मतपत्र लेखा है जिसको हमने 17 गा बता रहे थे। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी पे आपका सारा रिकॉर्ड होता है, इसी पे आपकी मतगणना होती है और जो आपके सही सूचनाएं होती हैं कि किसकी आपने ग्रीन पेपर सील यूज की, कौन सी आपने पेपर स्पेशल टैग लगाया, कहां से कहां तक आपको मिली थी ग्रीन पेपर सील, कौन स्पेशल टैग मिले थे, कितने टेंडर वोट मिले थे, कितने टेंडर, मतलब सारे का सारा पूरे दिन का जो काम है वो आपका पूरा हिसाब किताब होता है वो 17 गा रजिस्टर में होता है। तो 17 गा आपको बहुत ध्यान से यहां समझ लेना है। आपको जब अभी पुस्तिका मिलेगी आप उसमें ढंग से देख लें और उसको एक बार भर के और सही जानकारी प्राप्त कर लें। वोटिंग मशीन जब आप सील करेंगे उसकी एक घोषणा करेंगे कि आप मतदान अभिकर्ताओं के उसमें कैरिंग केस पर अपने मुहर लगाने की अगर वो चाहें तो वो भी हम लगा देते हैं। ये पीठासीन अधिकारी की डायरी होती है। डायरी आपको बाहर जमा करनी होती है। ये आपके निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं वो देखते हैं।
दो चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आपके सभी कॉलम पूरा होना चाहिए और इसकी सूचनाएं सही रूप से आपकी भरी होनी चाहिए। कौन सी यूनिट आपको दी गई है उसकी संख्या, अगर कहीं आपने कोई यूनिट बदली है उसका डिटेल, और शाम को जब आप समाप्त करेंगे तब आप ये लिखेंगे कि मतदान हमारा इतने बजे शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। चिन्हित नामावलियां जो आपके दी गई हैं, जो निर्वाचक नामावलियां हैं, सारा डिटेल आपका इसमें आ जाता है। ये आपके जो 27 बिंदु की पीठासीन अधिकारी की डायरी है, इसको भी आपको ध्यान से देखना होता है। इससे आपका जो पूरे मतदान की व्यवस्था है पूरे दिन की है, ये सुनिश्चित रूप से होती है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले ऑब्जर्वर हो या निर्वाचन अधिकारी हो या जिला निर्वाचन अधिकारी हो, जो भी देखेंगे वो आपकी पीठासीन अधिकारी की डायरी देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है आपने। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख होता है निर्वाचन के समय। ये एक नई व्यवस्था की गई है जो चेंज है, ये चेंज के बारे में आपको समझ लेना है। इस पे सभी लोग विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहले है मॉक पोल सर्टिफिकेट। मॉक पोल सर्टिफिकेट अलग से अब आपको जमा करना है। जैसा कि हम लोग पहले बताया था हमने स्टार्टिंग में कि मॉक पोल पर इसके भाग 1, भाग 2 और भाग 3 ये आपको एक अलग लिफाफे में जमा करना है। अगर आपने मॉक पोल केवल कराया है, बाकी आपकी कोई यूनिट नहीं बदली है, तो आपको केवल वो अपनी रिपोर्ट जमा करनी है। लेकिन अगर आपकी सीयू की बैटरी बदलते हैं या मतदान के पूर्ण होने के उपरांत क्लोज बटन दबाने का प्रमाण पत्र, ये 1, 2, 3 आपको एक लिफाफे में बंद करने के बाद आपको मतदान केंद्र पर जमा करना होता है। भाग 2 पर जो होते हैं वो आपके सेक्टर ऑफिसर के हस्ताक्षर होते हैं। भाग 4 और 5 ऐसे होते हैं जब आपकी कोई यूनिट बदली जाती है। ये रिपोर्ट आपका प्रपत्र भाग 4 और 5 पे तैयार होती है और ये आपके द्वारा नहीं जमा होती है, ये सेक्टर ऑफिसर आपसे ले जाएंगे, आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट, और ये निर्वाचन अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराएंगे। प्लस वो अपना कारण का भी उल्लेख करेंगे कि आपकी सीयू, बीयू, कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट क्यों बदली गई है, क्या कारण था, किन परिस्थितियों में बदली है। तो ये 5 प्रारूप जो हैं ये नए हैं जो आयोग द्वारा जोड़े हैं। विगत वर्षों में आपने इनका शायद उपयोग नहीं किया था, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दें। ये जो आप रजिस्टर जमा करेंगे, जिसमें मैंने पहले बताया था भाग 1, 2 और 3 से संबंधित जो सूचना है, जो लिफाफे रखे जाएंगे, उस पे प्रारूप 2 पर सेक्टर ऑफिसर का हस्ताक्षर होंगे और लिफाफे पर इस तरह का एक आप लिख देंगे कि निर्वाचन का नाम, विधानसभा का नाम, मतदेय स्थल की संख्या, ये एक आप डिटेल उस बड़े लिफाफे पे रखेंगे, लिखेंगे, जिसके अंदर वो ऊपर वाले तीनों भाग आपके द्वारा रखे जाएंगे। ये भाग हैं। अगर भाग 2 क्या है, सीयू में अगर पावर पैक रिप्लेसमेंट, अगर आपकी बैटरी बदली जा रही है तो भाग 2 भरे जाएंगे। इसमें सेक्टर ऑफिसर के भी नीचे हस्ताक्षर है, देखो दिया गया है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जो भाग 3 होता है, ये जो आपने क्लोज बटन दबाएंगे, जब आपने मशीन क्लोज की है लास्ट में तब आप करेंगे। भाग 4 जब है, जब आप ईवीएम में वीवीपैट का रिप्लेसमेंट होगा, और भाग 5 है जब आपका इसमें मतदान पूरा होने के बाद में ये भरा जाएगा अगर कोई रिप्लेसमेंट होता है। कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो आपके टीम में कोई भी आएगा वो देखेगा, आपके ऑब्जर्वर देखेंगे, और ये एक तरह से आपका असेसमेंट होता है कि हमारी टीम कितने अच्छे ढंग से काम कर रही है। जैसे दिखावटी मतदान प्रपत्र है, अगर कोई आप यहाँ ऑब्जर्वर आए, उन्होंने कहा आप अपना मॉक पोल दिखाइए। मॉक पोल इस बात का प्रमाण होता है कि हमारी मशीन पूरी तरह से निष्पक्ष है और हमने अपना काम सभी को अवगत कराते हुए निष्पक्षता से किया है। वास्तविक मतदान के पूर्व की घोषणा, ये ऐसी घोषणा होती है जब आप मतदान प्रारंभ करते हैं, आपको ये करना चाहिए। ये प्रपत्र ही होता है, लेकिन ये हमारी इलेक्शन के प्रति, हमारे निर्वाचन के प्रति हमारी गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं। मतदान के अंत में घोषणा और मतदान मशीन को मुहर बंद करने के पश्चात की घोषणा, ये हमारी ऐसी घोषणाएं होती हैं जो अनिवार्य रूप से हमें करनी चाहिए। ये हमारी पूरी टीम को ध्यान देना है। निर्वाचन सामग्री को मुहर बंद करना, सील बंद करना,
ये महत्वपूर्ण कार्य होता है। और मैंने अपने पहले से जब हम लोगों ने प्रारंभ किया था प्रशिक्षण, तब भी ये बताया था, इसमें से बहुत सारा काम हम लोग पहले दिन ही कर लेते हैं। अगर हमारे सारे लिफाफे तैयार हैं तो फिर हमारा आधा घंटे से 40 मिनट के अंदर ये सब की सूचनाएं तैयार करके हम आसानी से रख लेते हैं। सांविधिक लिफाफे वो लिफाफे होते हैं, हरे रंग के एक बड़े पैकेट में ये 7 लिफाफे रखे जाते हैं। और इनका मतलब ये है कि ये अगर कोई भी आपके इलेक्शन से संबंधित घोषणा आएगी तो इनका वैधानिक महत्व होता है। ये कोर्ट के अनुमति से ही खोले जाते हैं। पहला इसमें होता है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का मोहरबंद लिफाफा, मतदाता रजिस्टर का जो 17 का बनाया है आपने, मतदाता पर्ची का जो आपके पीठासीन अधिकारी द्वितीय ने जारी किए और पीठासीन अधिकारी तृतीय के पास जमा थी, अप्रयुक्त निविदत मतपत्र जो आपके रह गए हैं, प्रयुक्त निविदत मतपत्रों एवं प्रारूप 17 खा की सूची का मोहरबंद लिफाफा और मार्क पोल स्लिप से संबंधित काले रंग का लिफाफा। और यहाँ पर एक और चीज होती है, आपकी बैटरी भी होती है जो आपको दी जाएगी। इसके साथ में एक लिफाफा और है जो अभी हमने बताया था कि जिसमें 3 लिफाफे अंदर रखे जाएंगे, जिसमें मार्क पोल का संबंधित लिफाफा होता है, अगर कोई रिप्लेसमेंट हुआ है तो बैटरी का उसका होता है, और जब आपने मतदान क्लोज किया बंद किया उसका लिफाफा। दूसरा जो असंबंधित लिफाफे होते हैं ये पीले रंग के लिफाफे होते हैं। इसमें से वो सारी सामग्री रखी जाती है जो आपने सांविधिक से भिन्न होती है। निर्वाचक नामावली की जो अन्य भिन्न प्रतियां होती हैं वो होती हैं प्रारूप 10 में जो आपने मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्त की है, 12 खा में है जिसमें आपको निर्वाचक ड्यूटी से संबंधित लिफाफा मिले जिसको हमने ईडीसी अभी बताया था, प्रारूप 14 में चुनौती दिए हैं चैलेंज का लिफाफा है, 14 का में दृष्टिबाधित विकलांग निर्वाचकों की सूची वाला है, निर्वाचकों की आयु के संबंधित में घोषणा होती है, चैलेंज मत से जो आपको धनराशि प्राप्त होती है उससे संबंधित होता है, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील हैं, अप्रयुक्त मतदाता स्लिप हैं, अप्रयुक्त एवं क्षतिगत विशेष टैग हैं और अप्रयुक्त एवं क्षतिगत स्ट्रिप सील है। स्ट्रिप सील अब आपको जो मिलेगी ये ग्रीन पेपर सील हैं जो अप्रयुक्त हैं वो आप इसमें रखेंगे। वार्निंग डिक्लेरेशन है, अगर किसी को आपने वार्निंग दी है तो वो है। तीसरा लिफाफा भूरा रंग का लिफाफा होता है, इसमें जो अनुदेश पुस्तिका है वो मिलेगी, ईवीएम के निर्देशिका है, एरो क्रॉस सील है, अमिट स्याही है, ये सामग्री मिलेगी। और चौथा जो नीले रंग का लिफाफा होता है इसमें जो बाकी बची हुई सामग्री होती है वो सभी आप इसमें रख देते हैं। पांचवें है जो सील्ड ईवीएम है, मतलब बीयू, वीवीपैट, सीयू और वीवीपैट की बैटरी, ये आप इसके साथ सील्ड जमा करेंगे। संग्रहण केंद्र पर प्रस्तुत की जाने वाली ये सामग्रियां हैं, पीठासीन अधिकारी की डायरी है जो आपको अलग से देनी होती है, ये वहां आपकी पढ़ी जाती है, निर्वाचक अधिकारी द्वारा देखा जाता है। विभिन्न तरह की घोषणाएं हैं जो हमने अभी 4 घोषणाएं आपको बताई हैं। जो रिकॉर्ड किए गए मतपत्र हैं, प्रारूप का 17 गा है जो मतपत्र लेखा है, जो पेपर सील का लेखा है वो आपको देना पड़ेगा। 16 बिंदुओं से संबंधित पर्यवेक्षक की रिपोर्ट है, ये आपको देनी पड़ेगी। और पूरी टीम तब तक साथ रहेगी जब तक कि आपकी समस्त सामग्री जमा नहीं हो जाती है। पीठासीन अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी टीम का कोई भी सदस्य उनको मतदान समाप्त के बाद बीच में वो छोड़ने की अनुमति ना दे। मतदान केंद्र पे जहां संग्रहण होती है सामग्री वहां पर भी किसी को आप तब तक अनुमति ना दें जब तक आपकी सारी सामग्री जमा नहीं हो जाती है। इस बार आयोग मैक्सिमम केंद्रों पर हम लोग 50% से ज्यादा केंद्रों पर डिजिटल कैमरा और वेबकास्टिंग करा रहे हैं। ये वेबकास्टिंग जो होगी ये सीधे आयोग के नियंत्रण में रहेगी, ऑनलाइन वहीं से देखा जाएगा। जब आपका वेब कैमरा और जो आपका वीडियोग्राफर है, बस 2-3 चीजें आपको ध्यान देना होती हैं। वेब कैमरा को ऐसे दीवार में ना लगे जिससे कि आपकी वोटिंग कंपार्टमेंट का कोई हिस्सा है या ऐसा कोई रिकॉर्ड ना हो सके कि लोग जान सकें कि वो वोट कैसे दे रहा है, किसको दे रहा है। जो आपका वीडियोग्राफर होगा वो आपके साथ में रहेगा, आपके अधीन में रहेगा, उससे वो सारी चीजें वीडियोग्राफी करवाइए जिसकी आप आवश्यकता महसूस कर रहे हो। सीलिंग की प्रोसेस पूरी करवाइए, मॉक पोल उससे पूरा करवाइए, आप जब क्लोज कर रहे हैं तब उससे पूरी उसकी वीडियोग्राफी कराइए। बाहर जो लाइन में लगे हुए लोग हैं उनकी वीडियोग्राफी कराइए। 5 बजे के बाद जो मतदाता आ रहे हैं उनकी वीडियोग्राफी कराइए। और कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ लगता है जो अनावश्यक किसी तरह का कोई हस्तक्षेप हो रहा है, कोई बहसबाजी हो रही है, तो
ऐसे में भी उसको अलर्ट रखिए कि आपका वीडियोग्राफर ऐसी स्थितियों की वीडियोग्राफी करता है, लेकिन उसको ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वो किसी भी मतदाता के वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर की वीडियोग्राफी नहीं करेगा। ये उसको ध्यान देना है ताकि मतदान की गोपनीयता ना भंग। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश हैं, आपको इसके लिए सामग्री दी जाएगी। हमारी कोविड के हेल्प डेस्क जो आपसे जहां मतदाता प्रवेश करेंगे वहां बैठेगी, वहां आशा की ड्यूटी लगाई जा रही है, आशा संगिनी लगाए जा रहे हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति का टेम्परेचर चेक करेंगे। वहां पर उनके पास सैनिटाइजर होगा, वो सैनिटाइज सबको कराएंगे। जो हमारे लोग खड़े होंगे वो 6 फीट की दूरी पर ही खड़े होंगे, हम उसके लिए गोले बनवाएंगे। आपके पास जब आएगा आपकी टीम को हम सभी को सैनिटाइजर दे रहे हैं, सभी को फेस मास्क मिलेंगे, सभी को ग्लव्स मिलेंगे, और ऐसी दूरी पर ही सब लोगों को खड़ा करिए ताकि कोविड-19 का पालन हो सके। जो हमारी टीम है वो वहां पर टेम्परेचर चेक कर रहेगी, थर्मल स्कैनर हम लोग उसको दे रहे हैं। थर्मल स्कैनर में अगर किसी का अधिक तापमान आ रहा है मानक के अनुरूप, अगर 100 के ऊपर या 100 के आसपास आ रहा है, तो आप उसको मतदान के आखिरी घंटे में उसको मौका दीजिए ताकि वो बाद में आके मतदान कराए। कोविड-19 के नियमों का पालन हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, हम सब लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो जो नॉर्म्स हैं हम सभी लोग परिचित हैं, हम सभी लोग यहाँ से अपना बूस्टर डोज लगवा के जाएंगे। हमारी बाहर बूस्टर डोज की टीम बैठी है, और जो मतदान केंद्र पर जो आवश्यकताएं हैं, सैनिटाइजिंग हमारा सुबह हो जाएगा पूरा मतदान केंद्र, और वहां पर आपको भी इससे संबंधित सारी सामग्री प्राप्त होगी। तो इन नियमों का भी हम लोग पूरी तरह पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी साथियों का। मुझे अपेक्षा है कि हम लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे ढंग से समझ लिया है, और अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के वो अभी दूर करेंगे। यहाँ से आप सभी लोग अपना जो हमारा व्यवहारिक प्रशिक्षण है ईवीएम को देख कर ही जाएंगे, और पूरी तरह से इस पूरी प्रक्रिया को सीख के जाएंगे। ये हमारा सभी से अनुरोध है, और आप सभी लोगों को इस मतदान के लिए, सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत